मेनू दिखाओ। नॉवेल बिन। उपन्यास। एक खाने के शौकीन का महल में पुनर्जन्म हुआ। चैप्टर 8180 वॉचिंग द ओपेरा 3। एक खाने के शौकीन का महल में पुनर्जन्म हुआ। चैप्टर 8180 वॉचिंग द ओपेरा 3। महारानी निंग और महारानी हुईपिन ने महल में कई वर्षों तक सम्राट की सेवा की थी और उन्होंने ही सबसे बड़ी राजकुमारी और दूसरी राजकुमारी का पालन पोषण किया था। दोनों का स्वभाव झगड़ा खड़ा करने का नहीं था और वे आसानी से किसी को नाराज नहीं करती थी। जब महारानी ने उन्हें आमंत्रित किया तो वे स्वाभाविक रूप से उपस्थित हुई। हालांकि वे थोड़ी देर के लिए ही बैठी और फिर चली गईं, बस महारानी को सम्मान देने के लिए, बिना किसी आलोचना का कारण बने। आखिर कोई भी समझदार व्यक्ति मूर्खतापूर्ण तरीके से उनमें से किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। जैसा कि उम्मीद थी, कुलीन उपपत्नी शेह ने खिले हुए फूल की तरह चमकती मुस्कान के साथ दोनों का स्वागत किया। कुछ देर शिष्टाचार का आदान प्रदान करने के बाद वह शान से सभा के मुखिया के रूप में बैठ गईं। देखते ही देखते महारानी युन, महारानी झेंगपिन और नव पदोन्नत सम्मानित महिला लेन और सम्मानित महिला शी भी आ गईं। हु ली भी उपस्थित थी। सभी उपपत्नी ऐसे सामाजिक अवसरों को कुशलतापूर्वक संभालते हुए उत्साहपूर्वक एक साथ एकत्रित हुई। जब प्रस्तुति शुरू हुई तो माहौल और भी जीवंत हो उठा। जहां तक महारानी की बात है, कुलीन उपपत्नी शेह ने केवल इतना कहा, मुझे खेद है, वो मेरे दिमाग से निकल गई थी। इस बीच जियाओफांग हॉल में महारानी खिड़की के पास झुककर बाहर हो रही हल्की बूंदाबांदी को देख रही थी। उनके हाथों में गृह मंत्रालय के इस महीने के खर्चों का ब्यौरा था। उन्होंने रेशमी धागे से बुनी गहरे रंग की फीनिक्स आकृति वाली पोशाक पहनी हुई थी, जिसका किनारा उनके पीछे लंबा लहरा रहा था। उनके घने बाल ऊपर बंधे हुए थे, जिन पर फीनिक्स का मुकुट सजा हुआ था। उनके पीछे यू लेन और बहन जी उनकी सेवा में लगी हुई थी। यू लेन ने भौहें चढ़ा ली, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, तभी सिस्टर जी आगे बढ़ी। महारानी, सम्राट हमेशा से मितव्ययिता को महत्व देते आए हैं और अनावश्यक फिजूल खर्ची को नापसंद करते हैं। आपको इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि सम्राट के लौटते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। महारानी की निगाहें तीखी थी और उनके होठों के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान थी। बहन, तुम गलत समझ रही हो। मैं क्यों नाराज होऊंगी? महारानी माँ हमेशा से ऐसे ही रही हैं। मैं सालों से इसे बर्दाश्त करती आ रही हूँ। एक ओपेरा में क्या बड़ी बात है? महल में भव्य भोज को छोड़कर नाट्य मंडलियों को आमतौर पर आमंत्रित नहीं किया जाता था। इसके अलावा अगर किसी मंडली को आमंत्रित किया भी जाता तो यह आमंत्रण देने वाली कोई साधारण कुलीन महिला नहीं होनी चाहिए थी। और अब जब उसने हिसाब किताब देखा तो सच में खर्च महारानी के खाते से ही चुकाया गया था। महारानी ही मेजबानी कर रही थी। हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार। तीसरे महीने के तीसरे दिन मैंने शाही उद्यान में वसंत भोज का आयोजन किया और कुलीन उपपत्नी शेह ने आकर गड़बड़ कर दी। अब वही ओपेरा का आयोजन कर रही है जिसमें हरम की सभी उपपत्नियों को आमंत्रित किया गया है और मुझे छोड़कर। यह उसके इरादे सबके सामने स्पष्ट हैं। कितनी लाड़ प्यार से पली बड़ी और बिगड़ी हुई कुलीन पत्नी है। महारानी की मुस्कान खिले हुए फूल की तरह चमकीली थी। तुम सब जितना शरारत करोगे मैं उतनी ही खुश होऊंगी। शेह वांशिन, तुम महारानी बनना चाहती हो? खैर, मैं इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। देखते हैं। जैसे ही वह ये सोच रही थी, एक छोटी राजमहल की दासी ने आकर सूचना दी कि महारानी निंग और महारानी हुईपिन आ गई हैं। ये सुनकर महारानी ने तुरंत हिसाब किताब की किताबें एक तरफ रख दी, अपनी जगह पर बैठ गईं, मन को शांत करने के लिए चाय की एक घूंट ली और फिर उन्हें अंदर बुला लिया। जैसा कि उम्मीद थी, महारानी निंग और महारानी हुईपिन शीफू महल में आधे चैन से भी कम समय तक रुकी और फिर विदा हो गईं। कारण सीधा सादा था, राजकुमारियों को ओपेरा में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वे थक चुकी थी। सबसे बड़ी राजकुमारी केवल 4 वर्ष की थी, नए साल के बाद ही 4 वर्ष की हुई थी और दूसरी राजकुमारी ने हाल ही में अपना पहला जन्मदिन मनाया था। वे दोनों छोटी बच्चियां थीं। यहाँ तक कि कुलीन उपपत्नी शेह भी उन्हें वहाँ रुकने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। विदाई देने के बाद वे चली गईं। जियाओफांग हॉल पहुंचने पर दोनों ने महारानी को प्रणाम किया, जिन्होंने उन्हें बैठने के लिए जगह दी। महारानी हुईपिन ने दूसरी राजकुमारी को दायों को सौंप दिया और कुछ देर हिचकिचाने के बाद धीरे से बोली, महारानी। महारानी ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। बस करो, मैं तुम्हारे इरादों से वाकिफ हूँ। ये कहते हुए उन्होंने एक और ठंडी हंसी हंसी। जब मैंने पहली बार महल में कदम रखा था, तब महारानी माँ ने मुझे स्वयं शिष्टाचार सिखाया था। ये सिखाया था कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है और हमेशा व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए। अब जबकि सम्राट अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शाही समाधि स्थल का दौरा करते हैं और लोगों की दुर्दशा को समझने के लिए महल से बाहर निकलते हैं, वहीं महल में महारानी और उनकी पत्नी साजिश रच रही हैं। महारानी इतनी क्रोधित थी कि उन्हें सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। महारानी हुईपिन ने तुरंत उन्हें चाय पेश की और ये देखकर महारानी निंग ने भी जल्दी से एक रुमाल दे दिया। महारानी, कृपया क्रोधित न हो। चाय की एक घूंट लेकर और अपने होठों के कोने से नमी पोंछते हुए महारानी ने आगे कहा, शिफू महल एक भव्य ओपेरा का मंचन करना चाहता है। महल के अपने कलाकारों का इस्तेमाल करना ही काफी होता, फिर भी वे महल के बाहर से सबसे बेहतरीन और महंगे कलाकारों को किराए पर लेने पर अड़े हैं। छी, अगर मैंने ऐसा करने की हिम्मत की तो कौन जाने महारानी माँ मेरे बारे में क्या कहेंगी। अब चूंकि यह उनकी भतीजी है तो अचानक ये जायज हो गया है। आखिर वे परिवार हैं, उनके लिए तो बात अलग है। महारानी को सचमुच क्रोधित देखकर महारानी हुईपिन ने तुरंत उन्हें सलाह दी, महारानी, आप एक बुद्धिमान महिला हैं। आज आप इस मामले को क्यों नहीं समझ पा रही हैं? महारानी ने ये सब आपकी क्रोध को भड़काने के लिए ही किया होगा। यदि आप क्रोध में आकर अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं, तो इससे केवल दूसरों को ही खुशी मिलेगी। महारानी हुईपिन ने बोलते हुए स्वयं महारानी के लिए एक और कप चाय डाली। महारानी ने अपनी आंखें सिकुड़ी, उनके भीतर बुद्धिमत्ता की एक झलक दिखाई दी। आप सही कह रही हैं, क्रोधित होकर मैं उनके जाल में फंस रही हूँ। महारानी निंग ने देखा कि महारानी हुईपिन ने एक बार फिर पहली बात की है, इसलिए वह भी जल्दी से आगे बढ़कर सलाह देने लगी, जी महारानी, इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महारानी ने महारानी निंग की मूर्खतापूर्ण उत्सुकता को मन ही मन तिरस्कार से देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने चाय पी, राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, अब मुझे गुस्सा नहीं है। इतना कहकर उन्होंने मुस्कुराते हुए आदेश दिया, यू लेन, जाओ राजकुमारी के लिए कुछ नाश्ता ले आओ। यू लेन ने बात मान ली और चली गई। महारानी को शांत देखकर महारानी हुईपिन ने भी राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद दोनों ने नाश्ता किया और महारानी से कुछ देर तक खुशी खुशी बातचीत की, फिर राजकुमारी के साथ वहां से चली गईं। बाहर दिन भर हल्की हल्की बारिश होती रही और जिफू महल में भी उतनी ही चहल पहल बनी रही। महारानी निंग और महारानी हुईपिन जल्दी चली गईं, लेकिन जो लोग वहीं रुके रहे, उनमें से किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं हुई। महारानी युन का तो जिक्र ही करने की जरूरत नहीं, जो कुलीन उपपत्नी शेह की कट्टर अनुयायी थी। महारानी झेंगपिन, जिन्हें किसी का समर्थन प्राप्त नहीं था और जिन्हें किसी का विशेष अधिकार नहीं था, उनकी भी जाने की हिम्मत नहीं हुई। और यही बात होली आदरणीय महिला लेन और आदरणीय महिला शी के बारे में भी कही जा सकती है। सभी लोग दिन भर वहीं बैठे रहे। जब जाने का समय आया तो कुलीन उपपत्नी शेह संतुष्ट थी, जबकि बाकी सभी को राहत महसूस हुई। यहाँ तक कि हु ली जैसी शख्सियत, जिसे चकाचौंध पसंद थी और जो हमेशा दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करती थी, भी अब थकी हुई और सुस्त लग रही थी।
हर कोई थका हुआ था। स्वाभाविक रूप से कुलीन उपपत्नी शे, जो 3 महीने से भी कम की गर्भवती थी और जिनकी गर्भावस्था अभी स्थिर नहीं थी, बाकी सभी से कहीं अधिक थकी हुई थी। शुरू में तो उसे ओपेरा देखना और दूसरों की तारीफें सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। महारानी की गैरमौजूदगी में वही सब कुछ संभाल रही थी, मानो वह अपनी अकड़ और रुतबे से सबसे ऊपर हो। कुछ देर बाद यह उबाऊ लगने लगा और उसने दिखावे के लिए इसे बर्दाश्त किया। आखिरकार वह थक गई, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि यह कार्यक्रम खत्म हो। वह महारानी को खूब परेशान करना चाहती थी। उसने खुद को अंत तक सहने के लिए मजबूर किया। जब ओपेरा आखिरकार खत्म हुआ तो वह पूरी तरह से थक चुकी थी और अपनी महल की नौकरानी का सहारा लेकर अपने कमरे में लौट आई। उसे खाने की इच्छा नहीं थी और वह बस सोने के लिए लेट गई। रात में उसके पेट में दर्द होने लगा। यू लैन ने देर न करते हुए चुपके से रात में ही शाही वैद्य को बुलाया। लेकिन चाहे कितनी भी सावधानी बरती गई हो, शाही वैद्य के आने जाने के लिए महल के द्वार खोलने ही पड़ते थे। तमाम कोशिशों के बावजूद उनके आने जाने की खबर हरम के बाकी सदस्यों से छिपी नहीं रह सकी और देखते ही देखते फैल गई। महारानी को अगली सुबह इसके बारे में पता चला। इस खबर ने दिन भर का उनका सारा गुस्सा मिटा दिया और वे इतनी प्रसन्न हुई कि लगभग हंस पड़ी। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, एक ऐसी कुलीन महारानी जिसे देखकर स्वर्ग भी सहन नहीं कर सकता। महारानी को भी यह खबर मिली। वह पहले तो बहुत चिंतित हुई और तुरंत बहन किंग को व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने के लिए भेजा। मेनू दिखाओ। नोवेल बिन। उपन्यास। एक खाने के शौकीन का महल में पुनर्जन्म हुआ। चैप्टर 80-81 डिस्टर्ब द फीटल एनर्जी। एक खाने के शौकीन का महल में पुनर्जन्म हुआ। चैप्टर 80-81 डिस्टर्ब द फीटल एनर्जी। बहन किंग को वापस आने में काफी समय लगा और फिर उन्होंने कहा, शाही चिकित्सक अभी ठीक हैं, बस थके हुए हैं। उन्हें अधिक आराम करने और अधिक काम न करने की सलाह दी गई है। अंततः महारानी ने राहत की सांस ली। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि कुलीन उपपत्नी शे फिर से परेशानी खड़ी कर रही है। काफी देर तक बड़बड़ाने के बाद उन्होंने इसे जाने दिया। जाने से पहले बहन किंग ने महारानी को लेटने में मदद की। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। दरअसल उपपत्नी शे केवल थकी हुई नहीं थी, बल्कि उन्होंने गर्भस्थ ऊर्जा को असंतुलित कर दिया था। दया की भीख मांगते हुए उपपत्नी शे ने बहन किंग से बार-बार विनती की थी कि वे महारानी को इस बारे में न बताएं। बिस्तर पर लेटे हुए उनके पीले चेहरे को देखकर सचमुच दयनीय लग रहा था। बचपन से उपपत्नी शे को बड़ा होते देख चुकी बहन किंग का मन भर आया और आखिरकार वे मान गईं। जिफू महल में बहन किंग को विदा करने के बाद कुलीन उपपत्नी शे ने बिस्तर के पर्दों को गुस्से से पकड़ लिया। दांत भींचते हुए उसने कहा, अगर किसी ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बिना दफनाए ही मार डालूंगी। उसके नीचे घुटने टेककर बैठे सभी लोगों ने कहा कि वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। कुलीन उपपत्नी शे ने हाथ हिलाकर उन सभी को विदा कर दिया। यंग यू एक कटोरी दवा लेकर अंदर आए और ध्यानपूर्वक उन्हें दवा पिलाते हुए सलाह दी, महामहिम आपका क्रोध शांत हो गया है। अब से आपको अपनी गर्भावस्था का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। कुलीन उपपत्नी शे ने गहरी भौहें चढ़ाते हुए कड़वी दवा निगल ली। एक मिठाई का टुकड़ा मुंह में डालने के बाद ही उसके चेहरे के भाव थोड़े बेहतर हुए। सम्राट कब लौटेंगे? यंग यू ने उत्तर दिया, महाराज कल महल लौट आएंगे। कुलीन उपपत्नी शे ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा। डॉट डॉट डॉट। श्रेया रुकिंग के कमरे में उसने अपनी दवा ली, खूब पसीना बहाया और फिर पहले दिन सुबह से लेकर अगले दिन दोपहर तक पूरे दिन और रात सोई। उसे बार-बार खूब पसीना आया और उसके बिस्तर की चादरें 3 बार बदली गईं। आखिरकार उसका बुखार उतर गया। स्नान करने के बाद वह अपने अंतर्वस्त्रों में लिपटी और कंबल ओढ़े बिस्तर पर बैठी जी योए को गहरे रंग की दवा का कटोरा लाते हुए देख रही थी। नामात्र का भोजन और ढेर सारी दवा पी जाने के कारण कोई भी कल्पना कर सकता था कि श्रेया रुकिंग का दिन कितना कष्टदायक रहा होगा। महोदया, अब ये काफी ठंडा हो गया है, इससे आपका मुंह नहीं जलेगा, कृपया इसे जल्दी पी लें। श्रेया रुकिंग ने उस गहरे रंग की दवा को देखा, खुद को मजबूत किया, अपनी सांस रोकी और उसे एक ही घूंट में पी गई। जल्दी से एक मिठाई खा लो। श्रेया रुकिंग ने चीनी से लिपटे सूखे मेवों को कुछ अनिच्छा से देखा। ये तो बहुत मीठा है, उसने घृणा भरे भाव से कहा। मुझे तो खट्टे मीठे अचार वाले बेर खाने हैं। जेड यू को थोड़ी जिज्ञासा हुई, अचार वाले बेर क्या होते हैं? श्रेया रुकिंग ने कुछ देर सोचा, ठीक से समझा न पाने के कारण उसने कहा, जब बेर का मौसम आएगा तो मैं कुछ बेर बनाकर जार में रख दूंगी। ये 1 साल तक रखे जा सकते हैं और इस मिठाई से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। कैंडीड फ्रूट्स बस फलों को सुखाकर चीनी में संरक्षित किया जाता था। ये मीठे होते थे, बस मीठे ही। अचार वाले बेर अलग होते थे, उनका मीठा खट्टा स्वाद ऐसा होता था कि ज्यादातर लड़कियां उसका विरोध नहीं कर पाती थीं। बचपन में उसकी दादी उसके लिए ये बनाती थी, वो याद उसे आज भी प्यारी थी। उसे बस ये संदेह था कि क्या उसके बनाए बेर उसकी दादी के बेर जितने स्वादिष्ट होंगे। मुझे बनाकर देखना होगा। जी योए ने खुशी-खुशी सहमति दे दी। तभी शाओ जीजी ने आकर पूछा, महामहिम आप दोपहर के भोजन में क्या खाना चाहेंगी? श्रेया रुकिंग ने एक पल सोचा और परेशान हो गई। मेरा मुंह इतना खट्टा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने ज्यादा कुछ खाया नहीं है और मेरा पेट खाली है। शाओ जीजी ने एक पल सोचा, फिर उसकी आंखें चमक उठी। आज सुबह जब मैं शाही रसोई में गई थी तो शाओ बेजी ने बताया था कि उनके पास ताजे और अभी-अभी कटी हुई कोमल हरी प्याज है। ये कहते हुए ज़ियाओ जीजी मुस्कुराई और बोली, मुझे बस नहीं पता कि मेरी मालकिन को ये खाना पसंद आएगा या नहीं। श्रेया रुकिंग की आंखें चमक उठी। हाँ, जब बाहर ठंड होती है तो और कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन प्याज तो हमेशा उपलब्ध रहती है। मुझे प्याज और अंडे से भरे पकौड़े खाने का मन कर रहा है, साथ में थोड़ी सी सेवई भी। ये हल्के, ताजे और मुलायम होते हैं, इनका स्वाद। मैं बीमार हूँ और कुछ भी तैलीय नहीं खा सकती, लेकिन मैं बिना तैलीय खाना खा सकती हूँ। मैं खाने की शौकीन हूँ, मुझे खाने से कोई नहीं रोक सकता। शाओ जीजी मान गई। जैसे ही वह जाने वाली थी, शाओ रुकिंग ने उसे वापस बुला लिया। मेरे लिए शेफर्ड्स पास फिलिंग वाले कुछ पकौड़े भी ले आओ, उसमें कुछ झींगे और सूखे स्कैलप्स मिला दो और एक मछली का सिर टोफू सूप में पका दो। बस इतना ही काफी होगा। मैं मांस नहीं खा सकता, इसलिए सब्जियां खाऊंगा। मैं मांस नहीं खा सकता, इसलिए मछली खाऊंगा। इस तरह मुझे मांस और सब्जियां दोनों मिल जाएंगी, जिससे मेरा आहार संतुलित रहेगा। संतुलित आहार की बात करते हुए ज़िया रुकिंग को याद आया कि वह कुछ भूल गई थी और उसने निर्देश देना जारी रखा। मेरे लिए कमल के पत्तों की दलिया और कुछ भाप में पके हुए फ्लैट केक भी ले आओ। भाप में पके हुए फ्लैट केक असल में सामान्य भाप में पके हुए बंस की तरह ही होते हैं। बनाने का तरीका भी वही होता है, बस फर्क इतना है कि ये चपटे और डिस्क के आकार के होते हैं। अगर आप इन्हें सामान्य बंस के आकार में खाना चाहें तो वो भी ठीक है, लेकिन श्रेया रुकिंग को भाप में पके हुए फ्लैट केक पसंद थे। उन्हें इन्हें सब्जियों के साथ रोल करके खाना अच्छा लगता था। अपनी मालकिन की इतनी अच्छी भूख के बारे में सुनकर श्रेया जीजी और जेड यू दोनों खुश हो गईं। बीमारी से जल्दी ठीक होने की कुंजी है भोजन कर पाना। श्रेया रुकिंग द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद वह बिस्तर पर पीछे की ओर झुक गई। इसका कोई उपाय नहीं था। मामूली सी भी बीमारी के बाद उसका शरीर कमजोर और शक्तिहीन महसूस होता था। वह सोचने लगी, सिर्फ ठीक होना ही काफी नहीं होगा। जब मौसम गर्म होगा तब भी मुझे धूप में निकलना होगा और थोड़ा व्यायाम करना होगा। डॉट डॉट डॉट। जैसे ही ये विचार उसके मन में आए, ज़िया रुकिंग ने अपनी आंखें ढक ली और उसे नींद आने लगी।
उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया, तभी अचानक उसे अपने सामने किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसकी खुशबू जानी पहचानी सी थी। हम झाओ जुनयाओ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो कल तक महल में नहीं लौटेंगे। लेकिन ये एम्बरग्रिस की जानी पहचानी सी खुशबू है, अगर वो नहीं तो फिर कौन हो सकता है। जब मैं धुंधले ढंग से यही सोच रहा था, अचानक वो आकृति मेरे और करीब आती चली गई। अंततः वो आकृति उसके बिस्तर पर लेट गई। उसके चेहरे पर खुरदुरे बाल रगड़ खा रहे थे, जिससे ठंडी हवा का एक झोंका आ रहा था। जिया रुकिंग तुरंत जाग गई और फिर सामने खड़े व्यक्ति को देखकर वह चौंक गई। वह हैरानी से चिल्लाई, उसका मन कर रहा था कि वह भाग जाए, उसे मार डाले। झाओ जुनयाओ ने तुरंत उसके छटपटाते हाथों और पैरों को पकड़ लिया और उसकी आवाज गहरी हो गई। यहाँ आओ। श्रेया रुकिंग ने परिचित आवाज सुनी और आखिरकार शांत हो गई। सम्राट, सम्राट। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा छू ले, लेकिन उसने अपना हाथ बीच में ही रोक लिया। वो अपनी बड़ी बड़ी नम आंखों से उसे बस देखती ही रह गई। झाओ जुनयाओ ने अपने चेहरे पर सख्त भाव बनाए रखा, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ी सी गर्मजोशी झलक रही थी। क्या मेरे 6-7 दिन चले जाने के बाद ही तुम मुझे भूल गए? अब तक जिया रुकिंग पूरी तरह से होश में आ चुकी थी। उसका भ्रमित मन शांत हो रहा था। हाँ, सम्राट लौट आए। मुश्किल समय आखिरकार खत्म हो गया। अब मैं बिना किसी अपराधबोध के आराम से जीवन जी सकती हूँ। जिया रुकिंग के दिल में अनजाने में एक समझ विकसित हो गई थी, जब तक वह यहाँ है कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। ठीक उसी समय जिया रुकिंग खुश हो गई। महाराज, आप आखिरकार लौट आए। आप पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और पतले हो गए हैं। आपकी खुशबू की बात करें तो, जिया रुकिंग ने सूंघते हुए कहा, खैर अगर आप थोड़े बदबूदार भी हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। झाओ जुनयाओ ने अपना चेहरा गंभीर बनाए रखा, लेकिन मन ही मन उसे हंसी आ रही थी। लेडी श्रेया, मुझे बदबूदार कहने की हिम्मत करने वाली आप पहली व्यक्ति हैं। श्रेया रुकिंग गर्व से फूली नहीं समा रही थी। क्या आप मुझे दंडित करेंगे महाराज? झाओ जुनयाओ ने अर्थपूर्ण ढंग से उसकी ओर देखा। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और उसकी आंखों में एक चमक सी दिखाई दी। अवश्य मैं करूंगा। श्रेया रुकिंग को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने इस बार सच में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। घबराकर जिया रुकिंग ने तुरंत विषय बदल दिया। महाराज, आप इतनी जल्दी क्यों लौट आए? मेनू दिखाओ। नोवेल बिन। उपन्यास, एक खाने के शौकीन का महल में पुनर्जन्म हुआ। चैप्टर 83-82 रिटर्न टू द पैलेस 1। एक खाने के शौकीन का महल में पुनर्जन्म हुआ। चैप्टर 83-82 रिटर्न टू द पैलेस 1। झाओ जुनयाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने अचानक कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लाया हूँ, लेकिन वह अभी रास्ते में है। श्रेया रुकिंग की आंखें अचानक चमक उठी। क्या बढ़िया चीज है। झाओ जुनयाओ ने एक पल सोचा, अचानक उनके चेहरे पर थोड़ी जटिलता आ गई। फिर उन्होंने कहा, स्वादिष्ट खाना। श्रेया रुकिंग इतनी खुश थी कि उसका मन कर रहा था कि वह जमीन पर लोटपोट हो जाए। इतने लंबे समय तक उसकी सेवा व्यर्थ नहीं गई थी। आखिरकार बदले में कुछ तो मिला ही है ना। फिर जिया रुकिंग ने कल्पना करना शुरू कर दिया। शाही परिवार के पूर्वज जियांगनान के युहांग नामक संसाधन संपन्न क्षेत्र से थे। सब्जियां तो निश्चित रूप से वापस नहीं लाई जा सकती थी, लेकिन अन्य सामग्रियों की बात करें तो सम्राट जो भी लाते वो निश्चित रूप से सर्वोत्तम गुणवत्ता का, दुर्लभ और बहुमूल्य होता। हाँ, शायद उसे सचमुच जियांगनान के पौराणिक व्यंजनों का स्वाद चखने और इस प्राचीन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भूमि की पेशकशों को देखने का अवसर मिल जाए। हालांकि इस शरीर की मूल मालकिन भी जियांगनान से थी, लेकिन उसकी यादें पेट भर खाना खाने के संघर्ष से भरी हुई थी। स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने की तो बात ही छोड़िए। अपने विचारों में खोई और सुखद कल्पनाओं में डूबी हुई जिया रुकिंग ने झाओ जुनयाओ के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान पर ध्यान ही नहीं दिया। जब उसने ऊपर देखा तो उसका चेहरा सामान्य हो चुका था। मैं वापस घोड़े पर सवार होकर आया हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। श्रेया रुकिंग के पास भोजन मंगवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। झाओ जुनयाओ घोड़े पर सवार होकर जियांगनान आते जाते थे। शाही रथ तो बस एक दिखावा था। ये यात्रा समाधि सफाई और पूर्वजों की पूजा के लिए थी। साथ ही ये लोगों की स्थिति का जायजा लेने और देश का भ्रमण करने का भी एक अवसर था। देश का सुचारू रूप से शासन करने के लिए वे स्वाभाविक रूप से महल में एक उच्च शासक के रूप में बैठकर अपने मंत्रियों की खोखली बातें नहीं सुन सकते थे। उन्हें स्वयं बाहर आना था, अपनी आंखों से देखना था, अपने कानों से सुनना था। केवल 3-5 दिन तो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थे। जून में उनका इरादा दक्षिण की यात्रा करने का था और सितंबर में वे उत्तर की ओर प्रस्थान करेंगे। सिंहासनारोहण के 2 वर्ष बाद उन्होंने बड़ी कठिनाइयों का सामना किया था। अंततः राज्य में प्रारंभिक शांति स्थापित हो गई थी और लोगों के मन को अस्थायी रूप से सुकून मिला था। उन्होंने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए थे और महान शू राजवंश की विशाल भूमि में एक समृद्ध और खुशहाल युग लाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। बेशक ये तो भविष्य की बातें थीं। अभी उनके सामने थे शाकाहारी पकौड़ियों की कई प्लेटें परोसी गईं। श्रेया रुकिंग द्वारा अनुरोधित भरावन के अलावा शाही रसोई के रसोइयों ने कुछ अतिरिक्त स्वाद भी तैयार किए थे। प्रत्येक प्रकार की पकौड़ी एक एक प्लेट में उबाली गई थी। साथ ही मछली के सिर और टोफू का सूप, कमल के पत्ते की दलिया और भाप में पके हुए बन भी थे। कुछ थोड़े अधिक स्वादिष्ट व्यंजन श्रेया जीजी ने चतुराई से शामिल किए थे, जिन्होंने शाही रसोई को अंतिम समय में इन्हें तैयार करने का निर्देश दिया था। इनमें तेल में भुने हुए झींगे, सोया सॉस में पका हुआ गोमांस, उबले हुए मांस का एक छोटा कटोरा और चमकदार लाल रंग में भुना हुआ सुअर का मांस शामिल था। इसके अलावा कुछ प्रकार की ठंडी जंगली सब्जियों का भी ऑर्डर दिया गया था। उबले हुए व्यंजन अब उपलब्ध नहीं थे और नए व्यंजन तुरंत तैयार नहीं किए जा सकते थे, इसलिए श्रेया जीजी ने उनका ऑर्डर नहीं दिया। हालांकि ये भोजन पहले से ही बहुत बढ़िया था। व्यंजन एक एक करके परोसे गए और मेज भर गई। श्रेया रुकिंग ने कपड़े पहन लिए और उसे खाना परोसने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि झाओ जुनयाओ की नजर अचानक उस पर पड़ी। उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तुम्हारा वजन इतना कम क्यों हो गया है? जो कुछ किलो वजन उसने अभी अभी बढ़ाया था, क्या वो पलक झपकते ही गायब हो गया? श्रेया जीजी और जेड यू ने बीच में बोलने की हिम्मत नहीं की, इसलिए श्रेया रुकिंग को कहना पड़ा, पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है और मुझे ठंड लग गई है। कल रात तो मुझे बुखार भी आ गया था। मैं बीमार हूँ, इसलिए मुझे भूख भी नहीं लग रही है। झाओ जुनयाओ का चेहरा अचानक बिगड़ गया। जब भी वह बीमार पड़ती, उसका दिल जोर से धड़कने लगता। वह चिंतित और चिड़चिड़ा हो जाता। कुछ गड़बड़ देखकर जिया रुकिंग ने तुरंत स्पष्टीकरण देते हुए कहा, शाही चिकित्सक ने कहा है कि मेरी सेहत में काफी सुधार हुआ है। थोड़ा और आराम करने से मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। झाओ जुनयाओ ने फिर से उसकी ओर देखा। उसका चेहरा गंभीर था। क्या ये सचमुच ऐसा है? खुद को फंसा हुआ महसूस करते हुए श्रेया रुकिंग केवल सिर हिला सकी। झाओ जुनयाओ के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई और उन्होंने आदेश दिया, बैठो और खाना खाओ। हाँ, उसने सावधानी से उत्तर दिया। खाना खाने के बाद जिया रुकिंग ने लगभग साफ सुथरी मेज को देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। सम्राट जी, आप सचमुच बहुत खा सकते हैं। झाओ जुनयाओ ने सोचा, हमने तो सफर में लगभग हवा में ही खाना खाया और उसमें ही सोए। अब जब गर्मागर्म खाना और व्यंजन मिल रहे हैं तो क्या इतना खाना अजीब है?
दरअसल शाही दल ने सारी तैयारियां कर रखी थीं। दुर्भाग्यवश राजधानी छोड़ने के बाद झाओ जुन्याओ शाही दल के साथ नहीं रहे। इसके बजाय उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों को साथ लिया और दक्षिण की ओर चल दिए। मकबरे की सफाई में केवल एक दिन लगा, बाकी का समय उन्होंने यात्रा में ही बिताया। भोजन के बाद झाओ जुन्याओ ने फिर से शाही चिकित्सक को बुलाया। वो ये जानना चाहता था कि वह कब तक इस तरह बीमार पड़ती रहेगी। शाही चिकित्सक शीघ्र ही आ गए। झाओ जुन्याओ प्रकट नहीं हुई और एक पर्दे के पीछे बैठी रहीं। ये वही शाही चिकित्सक थे जिन्होंने पहले उन्हें दवा दी थी। श्रेया रुकिंग ने अभी अभी खाना खाया था। बिस्तर पर लेटे हुए और गर्मी महसूस करते हुए उसे नींद आने लगी, लेकिन सम्राट के अभी भी वहीं होने की याद ने उसे जगाए रखने के लिए मजबूर किया। शाही चिकित्सक ने उनकी नब्ज जांची और मुस्कुराते हुए कहा, महोदय को बस हल्की सी ठंड लग गई थी। अब जब उन्होंने दवा ले ली है और बुखार उतर गया है तो वे काफी बेहतर हैं। उन्होंने आगे कहा, जब तक उनका आहार हल्का रहेगा तब तक कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इसके बाद ज़िया रुकिंग ने पूछा, क्या मैं दवा लेना बंद कर सकती हूँ? शाही चिकित्सक ने उत्तर दिया, आप पिछली दवा बंद कर सकते हैं। यह विनम्र सेवक आपके लिए एक सौम्य पौष्टिक टॉनिक लिखूंगा। श्रेया रुकिंग अवाक रह गई। फिर से दवाइयाँ। झाओ जुन्याओ ने अपने होठों के कोनों को थोड़ा घुमावदार होने दिया। कोई बड़ी समस्या नहीं है तो वह ठीक है। हालांकि एक चिंता उसे सताती रहती थी। वो इतनी कमजोर थी कि वो उसके समय से पहले गर्भवती होने और बच्चे को जन्म देने की बात सोच भी नहीं सकता था। बच्चे को जन्म देने से एक स्त्री के शरीर से बहुत सारा रस और खून निकल जाता है। गंभीर मामलों में तो उसकी जान भी जा सकती है। वो कुछ हद तक अनिच्छुक था। अभी बहुत जल्दी है, हद से ज्यादा जल्दी। हमें कुछ और साल इंतजार करना चाहिए। बेहतर होगा कि हम तब तक इंतजार करें जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए और उसका वजन थोड़ा और न बढ़ जाए। लेकिन उसे क्या करना चाहिए? अगर उसे पता चल गया तो क्या वह उसे गलत समझेगी? दरअसल ज़िया रुकिंग के मन में भी इस बारे में विचार थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में कैसे बात करे। उसे डर था कि वह गलत समझ लेगा और सोचेगा कि वह उसके बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं है। दोनों ही चिंतित थे। सम्राट चुपचाप महल में दाखिल हुए। खबर किसी को नहीं फैली और किसी को पता भी नहीं चला। श्रेया रुकिंग के निवास पर भोजन करने और कुछ देर रुकने के बाद वे झाओचेन महल लौट आए। इस मामले का आगे कोई जिक्र नहीं हुआ। अगले दिन झाओ जुन्याओ उन्हीं कप्तों में शाही काफिले के सबसे आगे अपने घोड़े पर सवार थे। उनके पीछे की गाड़ियों में 5वें राजकुमार और 6ठे राजकुमार बैठे थे। झाओ जुन्याओ के पीछे खजूर के रंग का एक छोटा टट्टू घोड़ा था। 8 वर्षीय 7वें राजकुमार उस पर सीधे बैठे थे। उनका चेहरा भी गंभीर था। जुलूस के बिल्कुल अंत में कई और गाड़ियां थीं। इन पर छतरी नहीं थी, बल्कि ये कपड़े से ढके लकड़ी के पिंजरे थे जो अंदर के लोगों को छिपाए हुए थे। चारों ओर पहरेदारों और महल के सेवकों के साथ जुलूस वास्तव में विशाल और भव्य था। दिवंगत सम्राट के कुल 7 पुत्र थे। झाओ जुन्याओ तीसरे सबसे बड़े पुत्र थे और महारानी के इकलौते वैध पुत्र थे। शेष पुत्र शाही कुलीन पत्नियों या शाही रखैलियों से उत्पन्न हुए थे। सबसे बड़े राजकुमार जिंग, दूसरे राजकुमार जूंग और चौथे राजकुमार वू सभी वयस्क हो चुके थे और अपने अपने जागीरों में चले गए थे। वर्तमान में केवल 5वें, 6ठे और 7वें राजकुमार ही बचे थे। उनमें सबसे बड़े 5वें राजकुमार 9 वर्ष समारोह के बाद 10 वर्ष के हो जाएंगे। नाबालिग होने के कारण वे सभी अभी भी महल में ही पले बड़े थे। ये युवा राजकुमार भी उनके साथ समाधि स्थल की सफाई के लिए गए थे। रास्ते में सम्राट का जुलूस विशाल और भव्य प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में इसमें मुख्य रूप से ये 3 युवा राजकुमार ही शामिल थे। सम्राट का शाही जुलूस महल में लौट आया। महारानी उपपत्नियों के साथ महल के द्वार पर उनका स्वागत करने पहुंची। कुलीन उपपत्नी शेर को छोड़कर जो अपनी गर्भावस्था को संभाल रही थी, बाकी सभी उपस्थित थी, यहाँ तक कि वे महिलाएं भी जो शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देती थीं। जब झाओ जुन्याओ घोड़े से उतरे तो सभी लोग आगे की ओर उमड़ पड़े, आवश्यकतानुसार अभिवादन करते हुए, जरूरत पड़ने पर घुटने टेकते हुए। अभिवादन के बाद सभी लोग सम्राट के साथ महारानी दोवेजा के निंशो महल गए। उम्मीद के मुताबिक वहां भी शिष्टाचार का आदान प्रदान हुआ। श्रेया रुकिंग लड़खड़ाते कदमों से सिर झुकाए बड़े समूह के पीछे पीछे चल रही थी। इसके बावजूद आधे दिन के अंत तक वह पूरी तरह थक चुकी थी। मेनू दिखाओ। नोवेल बिन। उपन्यास। एक खाने के शौकीन का महल में पुनर्जन्म हुआ। चैप्टर 84 83 रिटर्न टू द पैलेस 2। एक खाने के शौकीन का महल में पुनर्जन्म हुआ। चैप्टर 84 83 रिटर्न टू द पैलेस 2। दोपहर के भोजन के लिए महारानी ने जियाओ फांग हॉल में एक भोज का आयोजन किया, व्यक्तिगत रूप से सम्राट का स्वागत किया और उनकी यात्रा की धूल को साफ करने की पेशकश की। महारानी ने थकान का बहाना बनाकर कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया, फिर भी उपपत्नियों की घनी भीड़ ने उस स्थान को भर दिया। सम्राट को लंबे समय से न देख पाने के कारण वे तड़प तड़प कर लगभग पागल हो गए थे। कुछ तो उनका स्नेह भी नहीं चाहते थे, बस एक नजर ही चाहते थे। ये बात महारानी झेंगपिन और हु ली जैसी उपपत्नियों के लिए भी सच थी। बेशक लेडी झांग और लेडी झू जैसी महिलाएं भी थीं, जिन्हें शायद साल में एक बार भी सम्राट से मिलने का मौका न मिले। ऐसी महिलाएं जो लंबे समय से उपेक्षित थीं, अत्यंत भावुक और मोहक निगाहें डालती थीं। लेडी झांग और लेडी झू के सामने बैठी ज़िया रुकिंग को ऐसा लग रहा था मानो उनकी निगाहें उसे जलाकर राख कर देंगी। ये किसी अन्य भोज की तरह ही था, बस एक ही अंतर था, कुलीन उपपत्नी से अनुपस्थित थी। इसलिए महारानी असाधारण रूप से अच्छे मूड में थी। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपनी गर्भावस्था को खतरे में डालना, ऐसी मूर्खता तो केवल कुलीन उपपत्नी से ही कर सकती है। फिर भी काश वह और भी मूर्ख होती तो मुझे चिंता न करनी पड़ती। एक शक्तिशाली परिवार की कुलीन पत्नी और वह भी सबकी चहेती, उसे बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत है? अगर वह बच्चा पैदा कर लेती है तो क्या मेरा रुतबा बरकरार रहेगा? महारानी को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई, फिर भी उनके चेहरे पर एक गरिमापूर्ण और उदार मुस्कान बनी रही। 2 चेन के बाद ही भोज समाप्त हो गया। इसके बाद झाओ जुन्याओ शाही अध्ययन कक्ष में चले गए। महारानी ने थकान का हवाला देते हुए विश्राम करने का निर्णय लिया। बाकी लोग अपने अपने कमरों की ओर चले गए। झाओ हुआ पवेलियन लौटने पर छोटी झूझी और शाओ जीजी एक बड़े कपड़े से ढके पिंजरे की रखवाली कर रही थी। श्रेया रुकिंग को ज़ेड यू के साथ लौटते देख वे उसका अभिवादन करने के लिए जल्दी से आगे बढ़े। यह क्या है? छोटी झूझी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। माननीय महिला, ये सम्राट की ओर से आपके लिए है। उन्होंने कहा है कि यदि आप इन्हें खाना चाहें तो खा लें, यदि नहीं तो आप इन्हें रख सकती हैं। बोलते बोलते उसने पिंजरे पर पड़े कपड़े को उठा दिया। श्रेया रुकिंग ने गौर से देखा तो उसे छोटे छोटे सफेद खरगोशों का एक झुंड दिखाई दिया, लगभग 5 या 6, सभी मुलायम बर्फ जैसे सफेद लाल आंखों वाले। एक ही नजर में उसका दिल पिघल गया। वह तुरंत नीचे बैठ गई और उनमें से एक को अपनी बाहों में भर लिया। छोटा सफेद खरगोश बेहद ही शांत स्वभाव का था। उसने जरा भी विरोध नहीं किया, अपने नन्हे से मुलायम सिर से उसकी बाह को सहलाया और फिर आराम से लेटकर गहरी नींद में सो गया।
जिया रुकिंग, छोटे छोटे पालतू जानवरों के सामने मेरा कोई बचाव नहीं है। मेरा बेचारा दिल पूरी तरह से हार गया है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह नर्म मीठी कॉटन कैंडी में लिपटी हो, कई चक्करों तक आसमान में उछल रही हो, फिर 86 चक्करों तक पानी में स्वतंत्र रूप से तैर रही हो। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर को तेज बिजली का झटका लगा हो और उसका शरीर कांपने लगा। तभी जाकर उसके दिल की धड़कन आखिरकार शांत हुई। क्या ये वो स्वादिष्ट दावत है जो सम्राट मेरे लिए लाए हैं? जिया रुकिंग ने हिचकिचाते हुए पूछा। छोटी झूठी खिलखिलाकर हंसी, फिर शरारती अंदाज में आगे झुक गई। माननीय महिला, शायद आपको पता न हो, लेकिन शाही रसोई में इससे भी बड़े कई पिंजरे हैं। हिजड़ाली ने आज सुबह ही आदेश दिया है कि कोई भी उन्हें न छुए। और भी कई। शाही रसोई में श्रेया रुकिंग के दिल में एक टीस उठी। अगर वहाँ पिल्ले हों तो, अगर कबूतरों का झुंड हो तो। बेशक कबूतर तो ठीक हैं, लेकिन मैं पिल्लों को कभी नहीं खाऊंगी। छोटी झूठी ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही, हालांकि मुझे लगता है कि वे मुर्गियां हैं। वहाँ एक बड़ा जानवर भी दिख रहा है, शायद एक हिरन, लेकिन मैंने उसे ठीक से नहीं देखा महोदया, इसलिए कृपया इसे निश्चित न माने। श्रेया रुकिंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। खैर, खरगोशों को छोड़कर बाकी सब कुछ खाने योग्य है, कोई समस्या नहीं। डॉट डॉट डॉट। झाओ जुन्याओ महल लौट आया। कहने की जरूरत नहीं है कि उसने पहली रात महारानी के कक्ष में बिताई। अगले दिन उन्होंने कुलीन उपपत्नी शे से भी मुलाकात की। चाहे कुछ भी हो जाए, वह गर्भवती थी और झाओ जुन्याओ उसकी उपेक्षा नहीं करेगा। अगले दिनों में उन्होंने राजकुमारी से मुलाकात की और फिर नव पदोन्नत हुई 2 सम्मानित महिलाओं से मुलाकात की। पक्षपात के अभाव में उनकी पदोन्नतियां अंततः पूरी तरह से उचित या न्यायसंगत नहीं थीं। जब उन्होंने अगली बार झाओहुआ पवेलियन के लिए नेमप्लेट सौंपी, तब तक मार्च का अंत हो चुका था। मौसम काफी समय पहले ही गर्म हो चुका था। उस शाम झाओ जुन्याओ ने उसे बुलवाया नहीं। स्मारक स्थलों का दर्शन समाप्त करने के बाद झाओ जुन्याओ ने ली शेंगान के साथ शाही उद्यान से होते हुए स्वयं झाओहुआ मंडप की ओर जाने का निर्णय लिया। जब वह झाओहुआ मंडप पहुंचा तो उसे दूर से अंदर से किसी के गिनने की आवाज सुनाई दी। 8, 9, 10। झाओ जुन्याओ को थोड़ी जिज्ञासा थी। वह धीरे धीरे चलकर वहां पहुंचा। अंदर आते ही उसने देखा कि जिया रुकिंग बिस्तर पर लेटी हुई थी और दीपक की रोशनी में अपनी उंगलियां गिन रही थी। झाओ जुन्याओ को अचानक ये काफी मजेदार लगने लगा। आप क्या कर रहे हो? उसकी आवाज सुनकर जिया रुकिंग ने तुरंत अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा लिए और उसे नमस्कार करने के लिए अपने छोटे से चेहरे से उसकी ओर देखा। सम्राट को नमस्कार। झाओ जुन्याओ मुस्कुराई, उसे उठने का इशारा किया और अंदर की ओर और आगे बढ़ गई। तुम क्या गिन रहे थे? बोलते हुए वह सोफे पर बैठ गया। जेडयू ने उसे चाय का एक कप दिया, जिसे झाओ जुन्याओ ने स्वीकार किया और एक घूंट पी। श्रेया रुकिंग ने अजीब सी मुस्कान दी। गिनती, उंगलियां गिनना। अचानक से निकले इस बहाने को सुनकर जिया रुकिंग का मन किया कि वह अपना सिर दीवार पर पटक दे। झाओ जुन्याओ के होंठ फड़कने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने गंभीर चेहरे के साथ बात की। हम अपने संप्रभु को धोखा देना एक गंभीर अपराध है। ये सुनकर जिया रुकिंग ने तुरंत मुंह बना लिया, जो स्पष्ट रूप से अनिच्छा दर्शा रहा था। गिनती कर रहा हूँ, सुई चुभने की संख्या देखो। बोलने के बाद उसने अपनी उंगलियां उसके सामने फैला दी। झाओ जुन्याओ थोड़ी देर रुकी, फिर उसने अपने हाथों की ओर देखा। उसके दोनों गोरे कोमल हाथों पर छोटे छोटे लाल निशान थे। वो कुछ हैरान था, ये यहाँ कैसे पहुंचे? चूंकि वह जानना चाहता है तो मैं उसे बता ही देती हूँ, श्रेया रुकिंग ने सोचा। शायद इससे मुझे कुछ श्रेय भी मिल जाए। ये सोचते हुए वह मुड़ी और अपनी सिलाई की टोकरी लेकर आई। महाराज, अगले महीने आपका जन्मदिन है। मैं आपके लिए अंतर्वस्त्रों का एक सेट बना रही हूँ। और शायद एक तकिया भी। ये कहने के बाद उसे डर था कि कहीं वह गलत न समझ ले, इसलिए उसने जल्दी से समझाया। ऐसा नहीं है कि मैं दोनों बना रही हूँ। जो भी बेहतर बनेगी वही मैं पेश करूंगी। मुझे सिलाई का ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए। झाओ जुन्याओ ने सुना, फिर नीचे की ओर देखा और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी जांच की। उनके चेहरे पर गंभीरता और कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें एक गर्माहट महसूस हुई। तुम सचमुच अनाड़ी हो। उसकी आवाज धीमी थी, जिसमें झुंझलाहट झलक रही थी। श्रेया रुकिंग को आश्चर्य हुआ कि क्या वह उसे अयोग्य समझता है और उसके मन में आक्रोश की लहर दौड़ गई। आपका सेवक मूर्ख है। उसके दुखी चेहरे को देखकर झाओ जुन्याओ समझ गया कि वह क्या सोच रही है। वह अपना कठोर रवैया बरकरार नहीं रख सका और उसने अपनी आवाज नरम कर ली। आखिर आप एक सरकारी परिवार से आते हैं, क्या आप न तो लिख सकते हैं और न ही सिलाई कर सकते हैं? श्रेया रुकिंग ने तुरंत उसकी ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें नम थीं। महाराज, मेरी माता का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। झाओ जुन्याओ, क्विंग क्विंग, आप जीत गए। अब भले ही उसके पास 1000 फटकारें हों, वो एक भी नहीं बोल सकता। मैंने तो स्पष्ट रूप से चिंता व्यक्त की थी, तो फिर यह फटकार के रूप में कैसे सामने आया? झाओ जुन्याओ ने सोचा। जिया रुकिंग ने जारी रखा। महामहिम, कृपया निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से अच्छा काम करूंगा। यह मेरा पहली बार कपड़ा काटना था और आस्तीन और पैंट के पैर पहले से ही एक ही लंबाई के हैं। जब उसने ये शब्द कहे तो उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। झाओ जुन्याओ, एक ही लंबाई, क्या उसका मतलब यह है कि दूसरे लोग एक आस्तीन लंबी और दूसरी छोटी बनाते हैं, या एक पैंट का पांव चौड़ा और दूसरा संकरा? अब जब उसने दोनों को एक ही लंबाई का बना लिया है तो क्या ये गर्व की बात है? आखिर इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है? कोई बात नहीं, मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। कभी कभी कुछ भी न जानने से ज्यादा जानना भी बुरा होता है। झाओ जुन्याओ ने अपने चेहरे के भावों को संयमित करते हुए मुस्कुराते हुए दोबारा पूछा। जो मिठाई मैं तुम्हारे लिए लाया था, क्या तुमने उसे खा लिया? क्या तुम्हें वो पसंद आई? मेनू दिखाओ। नोवेल बिन। उपन्यास, एक खाने के शौकीन का महल में पुनर्जन्म हुआ। चैप्टर 85-84 डिलिशियस फूड। एक खाने के शौकीन का महल में पुनर्जन्म हुआ। चैप्टर 85-84 डिलिशियस फूड। इस बार जिया रुकिंग की बारी थी कि वो कुछ बोल ना पाए। महाराज, ये सेवक खरगोश नहीं खाता, मैं उन्हें पाल रहा हूँ। झाओ जुन्याओ ने फिर पूछा, बाकी लोगों का क्या? और भी हैं। श्रेया रुकिंग को अचानक याद आया कि छोटी झूठी ने बताया था कि वहाँ कई बड़े पिंजरे हैं। जाहिर है उनमें मुर्गियां और हिरन थे और वे स्वादिष्ट होंगे, लेकिन उसने उन्हें देखा नहीं था। झाओ जुन्याओ ने कुछ देर सोचा, फिर ली शेंगन को शाही रसोई में पूछताछ करने का आदेश दिया। ली शेनगान ने जवाब देकर इसकी पुष्टि की और जल्दी से लिटिल झूठी को उस काम पर भेज दिया। छोटी झूठी को तेजी से भागते हुए देखकर ली शेनगान ने एक गहरी आह भरी। हालांकि लेडी श्रेया का रुतबा ऊंचा नहीं है, लेकिन सम्राट के दिल में उनका स्थान वाकई बहुत ऊंचा है। उस दिन महल के बाहर सम्राट दिन भर व्यस्त रहे। शाम ढलते ढलते उन्होंने 7वें राजकुमार को हिरन के शिकार पर भी ले गए। अब लगता है कि यह खास तौर पर लेडी श्रेया के लिए था। थोड़ी देर बाद छोटी झूठी वापस आ गई। उसका रंग रूप कुछ खास अच्छा नहीं था। पूछने के बाद ही ली शेनगान को पता चला कि ऐसा क्यों हुआ था। किसी तरह सम्राट द्वारा महल के बाहर हिरन का शिकार करने की बात कुलीन उपपत्नी शे तक पहुंच गई। हिरन का मांस बहुत पौष्टिक होता है, इसलिए तमाम मनाही को नजरअंदाज करते हुए कुलीन उपपत्नी शे ने एक अटल आदेश जारी किया और हिरन का मांस खाने की जिद की। उसने ऐलान किया कि सम्राट ने हिरन का शिकार करके उसे शाही रसोई में रखा है।
उसका दावा था कि यह उसके लिए ही था, क्योंकि सम्राट उसे अपने गर्भ में धारण करने के कारण बहुत प्यार करते थे। उसने ये भी कहा कि जो कोई भी इसमें बाधा डालेगा या इस खबर को फैलाएगा, वह शाही उत्तराधिकारी के खिलाफ साजिश रच रहा होगा। ऐसे बयान के बाद भला कौन उसे रोकने की हिम्मत करेगा? महारानी गर्भवती थी, उनका गर्भ अनमोल था, भला कौन अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत करेगा? शाही रसोई के रसोइयों के पास अपनी शिकायतों को चुपचाप सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सम्राट को सूचित करने की बात करें तो हिरन तो पहले ही मारा जा चुका था और उसका मांस खा लिया गया था। अब बोलने की हिम्मत कौन करेगा? क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? इसके अलावा सम्राट के सामने इतनी छोटी सी बात को उछालना, ये तो शायद हिजड़ाली से भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सम्राट ऐसी तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देंगे। यदि सम्राट ने किसी पर दोष नहीं लगाया होता तो वे महारानी को नाराज कर देते। यदि सम्राट ने दोष लगाया होता तो उन्हें भी निस्संदेह दंडित किया जाता। शाही रसोई के मुख्य प्रबंधक हे चांशों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हाँ, वह सचमुच शाही परिवार के दबाव में आ गया था। अब तक शायद उस हिरन की हड्डियां भी नहीं बची होंगी। ये सुनकर झाओ जुन्याओ सचमुच नाखुश दिखे। उन्हें लगा कि महारानी बेहद अहंकारी हैं और उनके प्रति उनकी घृणा उसी क्षण और बढ़ गई। फिर भी अंत में उसने कोई बहस नहीं की। खाने को लेकर किसी महिला से झगड़ा करना उचित नहीं था। श्रेया रुकिंग ने उसके उदास चेहरे को देखकर जल्दी से कहा, सम्राट, शाही चिकित्सक ने कहा है कि हिरन का मांस बहुत पौष्टिक होता है, लेकिन ये सेवक कमजोर है और इसे नहीं खा सकता। मैं पोषण ग्रहण करने के लिए बहुत कमजोर हूँ। कमजोर होने के कारण मुझे अपनी ताकत वापस पाने के लिए कुछ हल्का और पौष्टिक खाना चाहिए। झाओ जुनयाओ ने इस बारे में काफी सोचा और उसके पास इसे जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने बस इतना आदेश दिया, शाही रसोई को बता दो कि जो कुछ भी बचा है उसे तैयार करके परोस दो। उन्होंने सीधे आदेश देने से बस थोड़ा ही पहले रुक गए। ये लेडी श्रेया के लिए है। ली शेनगान एक चतुर व्यक्ति था। सम्राट के सचमुच परेशान चेहरे को देखकर उसने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। इस बार वह छोटी झूसी को लेकर खुद चला गया। झाओ जुन्याओ ने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर ही अंदर उसे झुंझलाहट महसूस हो रही थी। एक सम्राट के रूप में सबसे बड़ा वर्जित कार्य और साथ ही सबसे घृणित कार्य अवज्ञा और उकसावा है। कुलीन उपपत्नी शेह गर्भवती थी और ऐसा नहीं था कि वो उसे भरपेट खाने से रोकना चाहता था। वो हिरन इतना बड़ा था कि सभी महलों के लिए पर्याप्त मांस होता। फिर भी वह सारा मांस अपने पास जमा करने पर तुली हुई थी, दिखावा कर रही थी और बड़े गर्व से दावा कर रही थी कि यह विशेष रूप से उसके लिए है। ही, मुझे नहीं लगता मैंने कभी ऐसा कहा था। और तो और उसे ये खबर मिली कैसे? ये तथाकथित खबर उसे किसने दी? बाकी किसी को क्यों नहीं पता, जबकि उसे सब पता है। ही, महान उपपत्नी शेह कभी कभी अत्यधिक चालाकी ही अपने पतन का कारण बन सकती है। अगले दिन ली शेनगान शाही रसोई में गए और स्वयं सम्राट का आदेश पहुंचाया। शाही रसोई में कार्यरत सभी लोगों को आधे साल के वेतन का जुर्माना देना होगा। सजा न तो बहुत हल्की थी और न ही बहुत कड़ी, और इसका कोई कारण भी नहीं बताया गया। लेकिन शाही रसोई में कौन भोला था? हालांकि वे केवल विभिन्न महलों की महिलाओं की सेवा करते थे, फिर भी वे आंतरिक मामलों के मंत्रालय का हिस्सा थे और सम्राट के आदेशों का पालन करना अनिवार्य था। यदि किसी ने किसी महल की किसी महिला से रिश्वत ली तो यह विश्वासघात माना जाएगा। अगर इसका पता चल गया तो उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। आखिरकार महल की दीवारों के भीतर खाई जाने वाली किसी भी चीज को अत्यंत सावधानी से संभालना चाहिए। तो ये दंड वास्तव में कुलीन पत्नी के कारण ही दिया गया था। हालांकि किसी ने भी खुलकर कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे अंदर ही अंदर नाराज नहीं थे। महल में प्रवेश करने के लिए सभी ने बहुत त्याग किया था, सिर्फ गुजारा करने के लिए नहीं। महल की दासियां शायद अभी भी महिलाओं से कुछ अच्छे इनाम की उम्मीद कर रही थी, ताकि महल छोड़ने के बाद उनकी शादी अच्छी हो सके। और हिजड़े, वे किस चीज की उम्मीद कर सकते थे? जाहिर है, चांदी की। शादी करने में असमर्थ होने के बावजूद उन्हें जीना तो था ही। केवल चांदी से ही उनका जीवन आरामदायक हो सकता था। अब इस जुर्माने के साथ आधे साल की चांदी चली गई, भला किसे बुरा नहीं लगेगा? हे परम पूज्य, आप जीवन भर गौरवशाली बनी रहें और कभी हमारे हाथों में न पड़े। अन्यथा जब आपका गौरव धूमिल हो जाएगा तो हमें ही इसका हिसाब चुकाना होगा, है ना? एक कहावत तो मशहूर है, नदी के पूर्व में 30 साल, नदी के पश्चिम में 30 साल। देखते हैं क्या होता है। मासिक वेतन में कटौती के अलावा ली शेनगान ने हे चांशों को एक तरफ ले जाकर गंभीरता से चेतावनी दी। सम्राट ने यह भी कहा है कि अगर अगली बार ऐसा हुआ तो आपके मुख्य प्रबंधक की काली जालीदार टोपी किसी और को देनी पड़ सकती है। हे चांशों लगभग रोने ही वाला था। उसे लग रहा था जैसे उसके साथ अन्याय हुआ हो, फिर भी वह आज्ञा मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। ये सेवक आज्ञा मानता है। ये कहते हुए उसके मन में घृणा की आग भड़क रही थी और वो सोच रहा था, अगर मुझे पता चल गया कि किस बदमाश ने ये बात बताई है तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वो फिर कभी जिंदा न रहे। मैंने अपनी आधी जिंदगी चीफ स्टीवर्ड के पद तक पहुंचने में लगा दी। अगर इस घटना की वजह से मेरा पद छिन गया तो मैं शायद गुस्से से मर ही जाऊंगा। बेशक ये सभी घटनाएं बाद में घटित होंगी। अब पीछे जाने का समय है। जब ली शेनगान स्वयं भोजन मंगवाने गए तो शाही रसोई ने स्वाभाविक रूप से बात समझ ली। हे चांशों स्वयं मुस्कुराते हुए और आदरपूर्वक उनका अभिवादन करने के लिए बाहर आए। उन्होंने कहा, पिछली बार सम्राट ने कुछ पिंजरे भेजे थे। उनमें कुछ तीतर, धान के खेतों में पाली जाने वाली मुर्गियों का एक पिंजरा और 2 जंगली खरगोश थे। सभी अभी भी सुरक्षित हैं। सम्राट के क्या निर्देश हैं? ली शेनगान ने एक पल सोचा। सम्राट का इशारा था कि सब कुछ पकाया जाना चाहिए, लेकिन एक साथ इतनी सारी चीजें तैयार करना संभव नहीं था। तो उन्होंने आदेश दिया, आप कुछ नए व्यंजन तय कर लीजिए, नियमों से बंधे मत रहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वाद अच्छा होना चाहिए। ये सुनते ही हे चांशों तुरंत समझ गया। शाही खाना हमेशा स्वादिष्ट नहीं होता। सम्राट शायद लेडी जिया को बहाना बनाकर कुछ नया आजमाना चाहते हैं। ये तो काफी आसान है। एक पल में ही जाओ हुआ पवेलियन के लिए व्यंजन तैयार हो गए। व्यंजन ज्यादा नहीं थे, लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि वे ताजे और स्वादिष्ट थे। एक पका हुआ तीतर, एक मसालेदार कटा हुआ चिकन, एक नमकीन खरगोश। श्रेया रुकिंग ने व्यंजनों को गिना और उसके मुंह में पानी आ गया। ये सभी मांसाहारी व्यंजन हैं, हमें कुछ शाकाहारी साइड डिश की आवश्यकता है। गर्मागर्म व्यंजन हल्के तो हैं, लेकिन उतने ताजगी भरे नहीं हैं। ओह, तो फिर आप क्या खाना चाहेंगे? क्या मैं अभी अपनी पसंद का खाना मांग सकता हूँ? झाओ जुन्याओ ने चाय की एक चुस्की ली। क्या मैं कभी आपको धोखा दूंगा? श्रेया रुकिंग ने नखरे नहीं दिखाए और सीधे आदेश दिया, लाल प्याज के साथ। वुड ईयर मशरूम का सलाद, हरे प्याज और टोफू का सलाद जिसमें थोड़ा सा मिर्च का तेल हो। और जल्दी बना दो। ली शेनगान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और सोचने लगा, ये लेडी श्रेया सम्राट के सामने सचमुच बेबाक हैं। सम्राट नाराज नहीं है, शायद उन्हें उनका सीधा सादा स्वभाव पसंद आया है। मेनू दिखाओ। नॉवेल बिन उपन्यास, एक खाने के शौकीन का महल में पुनर्जन्म हुआ। चैप्टर 86 85 टीजिंग हर। एक खाने के शौकीन का महल में पुनर्जन्म हुआ। चैप्टर 86 85 टीजिंग हर। सोचे तो ये बात समझ में आती है। नौकर भी सीधे सादे मालिकों को ही पसंद करते थे। उनकी सेवा करना कहीं ज्यादा आसान था। निश्चित रूप से अनिर्णायक और नखरेबाज मालिकों से कहीं बेहतर। कुछ शब्द बोलने में जितना समय लगा, उतने ही समय में 2 ठंडे व्यंजन परोसे गए।
श्रेया रुकिंग अब और खुद को रोक नहीं पाई। उसे दूर से ही खुशबू महसूस हो रही थी, लेकिन सम्राट वहां मौजूद थे। वह भोजन नहीं कर सकती थी, उसे उनकी सेवा करनी थी। जब श्रेया रुकिंग ने झाओ जुनयाओ के लिए खाना परोसा तो उसे बहुत बुरा लगा। उन्होंने मुझे स्वादिष्ट भोजन का वादा किया था, मुझे बैठने और खाने क्यों नहीं दे रहे? जल्दी करो और मुझे बैठने और खाने दो। झाओ जुनयाओ उसकी पीड़ा भरी विकृत अभिव्यक्ति को देखकर सचमुच हंसना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका और अपने चेहरे पर गंभीरता बनाए रखी। उन्होंने बड़ी नजाकत से चॉपस्टिक से कुरकुरे गुडियर मशरूम का एक टुकड़ा उठाया, उसे चावल पर रखा, लेकिन खाया नहीं। इसके बजाय उन्होंने एक चम्मच तीतर का सूप लिया और आंखें सिकोड़ते हुए पी लिया। उनके चेहरे पर परम आनंद का भाव था। तीतर का सूप अच्छी तरह से पकाया गया है और बहुत ही स्वादिष्ट है। श्रेया रुकिंग के पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज आई, मुझे बहुत भूख लगी है। झाओ जुनयाओ ने अपने चावल पर तीतर के मांस के कई टुकड़े रखे, लेकिन फिर भी नहीं खाए। फिर उन्होंने अपने लिए मसालेदार चिकन के टुकड़ों का एक निवाला उठाया। ये व्यंजन भी बुरा नहीं है। श्रेया रुकिंग हताश हो गई। हे भगवान, मुझे मरने दो। भूख से तड़पते हुए किसी और को खाते देखना एक खाने के शौकीन के लिए सरासर क्रूरता है, और इसलिए उसे लगातार यह महसूस होता रहा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। जब तक श्रेया रुकिंग के पेट में तेज आवाज आने लगी और उसे लगा कि वह रोने ही वाली है, तब जाकर झाओ जुनयाओ आखिरकार मान गया। बैठो और खाना खाओ। श्रेया रुकिंग ने मुंह फुला लिया। अपने पेट से उठ रही बेचैनी को दबाते हुए वह सावधानी से बैठ गई। झाओ जुनयाओ उसे देखता रहा, अपनी हंसी रोकते हुए, और सख्ती से बोला, क्या हुआ? तुम इतना मुंह फुलाए हुए हो कि उस होंठ पर तेल की बोतल टांगी जा सकती है। श्रेया रुकिंग को अब भी बुरा लग रहा था। उसे बहुत पहले ही स्वादिष्ट भोजन का वादा किया गया था, और हालांकि उसे कुछ हद तक ये बात स्वीकार्य थी कि उसमें से कुछ हिस्सा ले लिया गया था, लेकिन बाकी व्यंजन जो पहले से ही तैयार और परोसे जा चुके थे, उसे क्यों नहीं दिए गए? ये कितना अन्याय है। झाओ जुनयाओ ने उसे उदास होकर नीचे देखते हुए अपनी उंगलियों को मरोड़ते हुए देखा। उसे याद आया कि उसकी उंगलियों पर सुई के निशान थे, और उसका दिल खुश हो गया। उसने उसका हाथ थाम लिया। इधर उधर मत हिलो, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। उसने खाने से भरा कटोरा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, जल्दी खाओ। श्रेया रुकिंग ने थोड़ा चौंकते हुए ऊपर देखा। महाराज, यह आपका भोजन है, मुझे अपना भोजन स्वयं खाना चाहिए। झाओ जुनयाओ ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या आप इसमें कोई कमी निकाल रहे हैं? मैंने तो चावल के इस कटोरे को छुआ भी नहीं है, और तुम अभी से इसमें कमी निकाल रहे हो। उसने सोचा। श्रेया रुकिंग कुछ अवाक रह गई। आखिर सम्राट क्या सोच रहे हैं? उसने सोचा। हालांकि बाहरी तौर पर वह केवल इतना ही कह सकी, आपकी सेविका ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी। दरअसल उसे काफी हंसी आ रही थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि सम्राट खुद खाए बिना कटोरे में मांस डालते जा रहे थे। आखिर ये सब तो मेरे लिए ही था। हाँ, ये जानकर उसकी अधिकांश नाराजगी दूर हो गई। खाने के शौकीन को खुश करने के लिए कभी कभी बस एक कटोरी स्वादिष्ट खाना ही काफी होता है। उफ, ये तो बहुत आसान है। इस मामले में ज़िया रुकिंग को मानना पड़ा कि वह इतनी आसानी से खुश हो जाती थी, वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। शाम का भोजन करने के बाद ज़िया ज़ीज़ी और ज़ी युए ने बर्तन साफ करते समय एक बात पर ध्यान दिया। जब भी सम्राट आते थे, वे भरपेट खाते थे और थालियां लगभग खाली छोड़ देते थे। ली शेनगान भी इससे बेहद प्रभावित हुआ। ऐसा लगता है कि सम्राट को जाओ हुआ पवेलियन में ही भोजन का असली आनंद मिलता है। क्या लेडी ज़िया का खाना वाकई इतना स्वादिष्ट है? उसने सोचा। भोजन करने और हाथ मुंह धोने के बाद झाओ जुनयाओ ने अपनी आदत के अनुसार कुछ देर पड़ा। सूती कपड़े में बाल लपेटे ज़िया रुकिंग उनके बगल में बैठी अपने द्वारा बनाए जा रहे वस्त्र का निरीक्षण कर रही थी। वैसे ज़िया रुकिंग ज़ी युए की बहुत आभारी थी। ज़ी युए की वजह से ही यह कपड़ा शायद मेरे हाथों में टुकड़ों में पड़ा रह गया था। अब सिलाई भले ही अच्छी न हो, लेकिन कम से कम पहनने लायक तो है। ये सोचकर कि पहले ही प्रयास में इतना अच्छा परिणाम मिला है, उसे कुछ हद तक गर्व महसूस हुआ। महामहिम, जब मैं इसे पूरा कर लूंगा तो मैं इसे आपको भेंट करूंगा। झाओ जुनयाओ हंसे। अच्छा। श्रेया रुकिंग उनकी इस सहज सहमति से कुछ हद तक हैरान थी। महाराज, क्या आपको नहीं लगता कि यह ठीक नहीं है? मुझे लगा था कि उसे यह पसंद नहीं आएगा। उसने मन ही मन सोचा। झाओ जुनयाओ ने एक पन्ना पलटा और बेपरवाही से कहा, जब तक आपने इसे बनाया है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ, यही तो परमानंद का असली मतलब होता है। ज़िया रुकिंग ने अपना सिर झुकाया, उसका दिल खुशी से झूम उठा और वह सिलाई करने लगी। झाओ जुनयाओ ने चुपके से कुछ बार उसकी तरफ देखा और फिर बेफिक्री से अपनी किताब पढ़ना जारी रखा। किसी कारणवश उसे अपने सामने का दृश्य बहुत ही भावपूर्ण लगा। वह पढ़ रहा था, वह सिलाई कर रही थी। क्या वे एक साधारण पति पत्नी की तरह थे? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी निगाहें इस समय किताब पर टिकी हुई थीं। उसके भावहीन चेहरे के पीछे ऐसे विचार छिपे थे जो किसी और को पता नहीं थे। आधे से चैन के बाद रात और गहरी हो गई थी। झाओ जुनयाओ ने अपनी किताब नीचे रख दी और अचानक ज़िया रुकिंग को गोद में उठा लिया, जो अभी भी सिलाई कर रही थी। श्रेया रुकिंग चौंक गई और घबराकर चिल्लाई, आह! उसका दिल बैठ गया। ओह नहीं, सुई ने फिर से मेरे हाथ में चुभन पैदा कर दी। यह एक जानी पहचानी अनुभूति थी। ज़िया रुकिंग को इसकी इतनी आदत हो गई थी कि वो इसका अनुमान भी लगा सकती थी। कुछ ही क्षणों बाद ज़िया रुकिंग ने अपने दांत भींचे, लेकिन उसे वो परिचित दर्द नहीं हुआ। ये ठीक नहीं है। क्या कड़ाई की सुई ने मेरी त्वचा को नहीं भेदा? दर्द नहीं हो रहा। झाओ जुनयाओ के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। किंग, तुम क्या ढूंढ रही हो? अरे, मेरी सुई थोड़ी सी खराब लग रही है। ज़िया रुकिंग ने सिर झुकाए हुए बुदबुदाते हुए अपनी खोज जारी रखी। तुम्हें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ? झाओ जुनयाओ ने फिर पूछा। झाओ जुनयाओ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। किंग, तुमने मुझे चुभो दिया। ज़िया रुकिंग अचानक बेहोश हो गई। अचानक गहरी खामोशी छा गई और हवा में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। महाराज, आपका सेवक मृत्यु का पात्र है। ज़िया रुकिंग ने जल्दी से खुद को छुड़ाने और घुटने टेकने की कोशिश की, लेकिन झाओ जुनयाओ ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया, उसके कान की लोब को हल्के से चबाया और धीमी भारी आवाज में मोहक अंदाज में फुसफुसाया, ड्रैगन के शरीर को नुकसान पहुंचाना एक गंभीर अपराध है। किंग, मुझे तुम्हें उचित दंड देना होगा। इतना कहकर वो उसे उठाकर बिस्तर पर ले गया। श्रेया रुकिंग भयभीत हो गई, उसका छोटा सा चेहरा पीला पड़ गया। अगले ही पल उसे जबरदस्ती बिस्तर पर लिटा दिया गया और उसने उसे दबा दिया। लाल रंग के बिस्तर के पर्दे गिर गए और कपड़े एक एक करके बाहर फेंके जाने लगे। एक भी दौर पूरा होने से पहले ही ज़िया रुकिंग पूरी तरह से निहत्थी हो गई थी और बस भाग जाना चाहती थी। लेकिन झाओ जुनयाओ ने उसके होठों को छू लिया और फिर उसके कान में फुसफुसाया, अगर तुमने दोबारा हिलने की हिम्मत की तो मैं एक और आधा से चेन जोड़ दूंगा। और इसलिए ज़िया रुकिंग हिलने की हिम्मत नहीं कर पाई। काफी देर बीतने के बाद झाओ जुनयाओ को आखिरकार कुछ देर के लिए संतोष हुआ। ज़िया रुकिंग तो इस कोशिश में लगभग रोने ही वाली थी। महाराज, आपकी सेविका। उसकी आवाज कांप रही थी और वह अपना वाक्य पूरा नहीं कर सकी। हौंकते हुए झाओ जुनयाओ फिर से पास आ गया। क्या हुआ किंग? क्या तुम्हें और चाहिए? श्रेया रुकिंग का शरीर भय से स्वतः ही सिकुड़ गया। वह पूरी तरह से अवाक रह गई। उसके मन में हजारों छोटी छोटी भीड़ें दौड़ रही थी। वह इतनी थकी हुई थी कि उसमें कोई ताकत नहीं बची थी।
जब झाओ जुनयाओ नहा धोकर उसे गोद में लेकर लौटा, तब तक ज़िया रुकी गहरी नींद में सो चुकी थी और उसने उसे बिस्तर पर लिटा भी दिया था। एक ही दौर उसके लिए काफी नहीं था, लेकिन उसे इतना दुबला पतला देखकर वह उसे और थकाना नहीं चाहता था। बेहतर यही था कि उसे सोने दिया जाए। अगले दिन जब झाओ जुनयाओ जागा तो उसने देखा कि शेया रुकिंग अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। होठों पर मुस्कान लिए झाओ जुनयाओ बहुत अच्छे मूड में शाही अध्ययन कक्ष की ओर चल पड़ा। मेनू दिखाओ। नॉवेल बिन। उपन्यास। एक खाने के शौकीन का महल में पुनर्जन्म हुआ। चैप्टर 87-86 द अफेयर्स ऑफ द ऑनर्ड लेडी। एक खाने के शौकीन का महल में पुनर्जन्म हुआ। चैप्टर 87-86 द अफेयर्स ऑफ द ऑनर्ड लेडी। जिफू पैलेस के अंदर कुलीन उपपत्नी शेह सुबह देर से उठी। जब सम्राट महल के बाहर से लौटते थे तो महारानी की कड़ी चेतावनियों के बावजूद कुलीन उपपत्नी शेह ने ज्यादातर कोई गड़बड़ नहीं की, सिवाय सम्राट द्वारा लाए गए हिरण के मांस को खाने के। दरअसल अगर उन्हें इसके अलावा कुछ और पता होता तो वे जरूर खा लेती। अफसोस की बात है कि उन्हें पता नहीं चला, या शायद उनके लोग ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। फिर भी जब तक उसने यंग यू को चांदी लेकर शाही रसोई में दोबारा भेजा, तब तक छोटा हिजड़ा इतना डर गया था कि वह जमीन पर घुटने टेककर दया की भीख मांगने लगा। उसने विनती की, हे महामहिम, मेरी पत्नी, मैं आपसे दया की भीख मांगता हूँ, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। उन्होंने आगे कहा, अगर इसका खुलासा हो गया तो मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी, लेकिन अगर महामहिम भी इसमें फंस गए तो ये बेहद भयानक होगा। यंग यू चाहे कुछ भी कहे, नौकर वहीं घुटनों के बल बैठा रहा, फूट फूट कर रोता रहा और दया की भीख मांगता रहा, यहाँ तक कि चांदी का एक सिक्का भी लेने की हिम्मत नहीं करता था। गुस्से से दांत पीसते हुए यंग यू ने उसे कई बार काय कहकर कोसा। उसके पास उसे चले जाने के लिए कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुछ दिनों बाद खबर आई कि छोटे हिजड़े को मामूली काम पर लगा दिया गया है। मामूली हिजड़ों के लिए तरक्की की कोई उम्मीद नहीं थी, यह मानो जीवन भर के लिए बर्बाद होने जैसा था। हे चांगशो ने बंदरों को डराने के लिए मुर्गी को मार डाला था और शाही रसोई को ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से साफ कर दिया था। जिन लोगों ने गलती की थी वे भयभीत थे और अपने लालच के लिए खुद को कोस रहे थे। जिन लोगों के मन में चोरी के विचार तो थे, लेकिन उनमें सच्ची हिम्मत नहीं थी, वे और भी ज्यादा कांप रहे थे। अब तो उनमें बिल्कुल भी साहस नहीं बचा था। जहां तक कुलीन उपपत्नी शेह की बात है, जब से झाओ जुन्याओ शेया रुकिंग के घर से लौटा था, तब से उसने लगातार 10 दिनों से उससे मुलाकात नहीं की थी। उपपत्नी शेह इतनी उपेक्षित थी कि वह निराशा से अपनी आंखें घुमा रही थी। उसके दिल में लेडी शेया के लिए घृणा की आग भड़क रही थी। अगर वह कर सकती तो पल भर में उसे टुकड़े टुकड़े कर देती। बेशक ये सब तो बाद की बातें थीं। फिलहाल वह जाग चुकी थी। नहाने के बाद उसने अपने पेट पर हाथ फेरा, जो पहले से ही 3 महीने की गर्भवती थी, और उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान फैल गई। फिर उसने यंग यू से पूछा, सम्राट कल रात कहाँ रुके थे? महामहिम, सम्राट झाहुआ पवेलियन में ठहरे थे। लेडी ज़िया, कुलीन उपपत्नी शेह ने अपनी भौहें उठाई, उनकी फीनिक्स जैसी आंखों में एक निर्मम चमक दिखाई दी। उसने ठंडी सी आवाज में कहा, कमजोर सी दिखने वाली, फिर भी कितनी होशियार। जब भी लगता है कि वो सबकी नजरों से गिर रही है, वो हमेशा उसके साथ कुछ पल बिताने का रास्ता निकाल ही लेती है। उन्होंने आगे कहा, लेडी ज़िया, आदरणीय लेडी लैन या आदरणीय लेडी शी जितनी आकर्षक नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि सम्राट को उनमें ऐसा क्या पसंद आता है। यंग यू मुस्कुराई, हमारे सम्राट दयालु और गुणी हैं। संभवतः उन्हें उस पर दया के अलावा और कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। कुलीन उपपत्नी शेह ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर यंग यूए को निर्देश दिया, जाकर महारानी युन से कहो कि वह उन दोनों के साथ दुर्व्यवहार न करें। उन्हें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आदर्श रूप से उन्हें हमारे पक्ष में लाना चाहिए। ये तो महारानी चाहती हैं कि मैं उन दोनों को यातना दूं और सम्राट को क्रोधित करूं। मैं उनका खेल नहीं खेलूंगा। आप जिन भी लोगों को मेरे पास भेजेंगी, मैं उन सबको सह लूंगा। इस कुलीन पत्नी का एक बेटा है और मेरा गुट मजबूत होता जा रहा है। देखते हैं महारानी, तब आपको चिंता होने लगती है या नहीं। कुलीन उपपत्नी शेह को आत्मसंतुष्टि का अनुभव हुआ। महारानी युन की बात करें तो उन्होंने पहले भी कुलीन महारानी का विरोध करने की हिम्मत नहीं की थी, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। अपने पिता के 5वें दर्जे के मंत्री पद पर पदावनत होने के बाद उनका व्यवहार काफी संयमित हो गया था। हालांकि उन्हें पास में रहने वाली 2 युवा सम्मानित महिलाओं से नफरत थी, फिर भी उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की थी। इसलिए जब महारानी युन ने कुलीन महारानी के आदेश प्राप्त करने पर अचानक मुस्कुराते हुए चेहरे से उनका व्यवहार करना शुरू कर दिया, तो दोनों युवा सम्मानित महिलाएं अभी भी काफी हैरान थीं। उन्होंने इस बारे में निजी तौर पर चर्चा की। सब कहते हैं कि महारानी युन के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि वो हमारे प्रति काफी अच्छी रही हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? आदरणीय महिला लैन ने टिप्पणी की। आदरणीय लेडी शी नाश्ता खाते हुए सिर हिलाकर बोली, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कल ही महारानी युन ने काई जी से मेरे लिए खजूर के पेस्ट से बने केक मंगवाए थे। बोलते ही उनका चेहरा खिल उठा। मैंने इतने स्वादिष्ट पेस्ट्री कभी नहीं खाए। वे इतने खुशबूदार और मीठे थे, इतने मुलायम और नर्म। आदरणीय लेडी लैन भी प्रसन्न हुई। बहन शी, कृपया रुकिए। अगर आप इसी तरह बोलती रहीं तो मैं खुद आपके घर दोपहर के भोजन के लिए आ जाऊंगी। ओह जरूर, मुझे आपका साथ बहुत अच्छा लगेगा। आदरणीय लेडी शी ने उत्साह से कहा। फिर पूछा, काई जी आपके लिए क्या लाए हैं? मूंग दाल के केक की एक थाली। आदरणीय लेडी शी की आंखें चमक उठी। मूंग दाल के केक, क्या वे स्वादिष्ट होते हैं? आदरणीय लेडी लैन थोड़ी झिझकी और घबरा गईं। उन्हें मिठाई खास पसंद नहीं थी। उन्होंने एक मिठाई चखी थी, वो मीठी लगी थी और बाकी को उन्होंने छुआ तक नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मेरे पास अभी भी वो हैं। मैं किसी को भेजकर आपको चखने के लिए दे दूंगी। सम्मानित महिला शी जिनपिंग ने प्रसन्नता से ताली बजाई। वे दोनों मंडप में बैठकर चाय पी रहे थे और अपने नाश्ते का आनंद ले रहे थे। वे दोनों अपने पकवानों का आनंद ले ही रहे थे कि अचानक महारानी युन आ गईं। दोनों ने जल्दी से उठकर उनका आदरपूर्वक अभिवादन किया। सामना कीजिए महारानी युन। महारानी युन मुस्कुराईं। मैंने अभी अभी आपको नाश्ता करते हुए सुना। क्या बात है, क्या वे आपको पसंद नहीं आए? स्वादिष्ट, ये तो सचमुच स्वादिष्ट हैं। ये सेवक आपके उदार उपहार के लिए महामहिम को धन्यवाद देता है। आदरणीय लेडी शी ने चतुराई से कहा। ये देखकर आदरणीय लेडी लैन ने भी तुरंत धन्यवाद व्यक्त किया। उनकी प्रतिक्रियाओं को देखकर महारानी युन और भी अधिक प्रसन्न होकर मुस्कुराईं। चूंकि आप दोनों को ये पसंद आए, तो मेरे पास और भी बहुत सारे हैं। कायदी, जाओ और नाश्ते की कुछ और प्लेटें ले आओ। जी हाँ महाराज, कायदी ने उत्तर दिया। कुछ ही देर में मंडप में रखी छोटी सी मेज व्यंजनों से भर गई। महारानी युन ने भी अपनी चाय की चुस्की लेना शुरू कर दिया। वो मुस्कुराती रही और मीठे बोल बोलती रही, जिससे आदरणीय लैन और आदरणीय शी ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उन्हें सचमुच लगा कि महारानी युन उनके प्रति वास्तव में दयालु हैं। दोनों को सुकून मिला, यहाँ तक कि आमतौर पर शर्मीली और अनिर्णायक रहने वाली आदरणीय लैन भी सहज हो गईं। उन्हें इतनी खुशी से खाते देख महारानी युन हंस पड़ी। तुम दोनों के आने से पहले याओयुए महल में मैं अकेली रहती थी। मेरे पास बात करने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं था। इसके बाद आदरणीय लेडी शी ने कहा, महामहिम, इतने विशाल महल में आपका अकेले रहना, सम्राट को निश्चित रूप से आपका बहुत सम्मान करना चाहिए। आदरणीय महिला लैन ने चारों ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें।
जब आदरणीय महिला श्री मुस्कुराई तो उन्होंने भी बस मुस्कुरा दिया। महारानी युन ने अपना रुमाल उठाया और जैसे गर्मी से परेशान होकर धीरे से खुद को पंखा किया। उन्होंने आह भरी, चाहे हम लाडले हों या ना हों, जब महारानी हमारे आसपास हों तो हम सब चाहे कितने भी कुलीन क्यों ना हो, मूलतः एक ही हैं। आखिरकार हम सब रखेले ही तो हैं। आदरणीय लेडी शी पेस्ट्री का एक टुकड़ा खाते हुए कुछ हैरान दिख रही थी। जैसे ही वह कुछ बोलने वाली थी, महारानी युन ने अचानक कहा, खिलो मत। बोलते बोलते उसने आदरणीय लेडी शी के गाल से एक टुकड़ा धीरे से झाड़ दिया। उसकी हरकतें कोमल और सौम्य थी, मानो एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन पर प्यार बरसा रही हो। आदरणीय लेडी शी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। कितनी शर्मनाक बात है महाराज। महारानी युन मुस्कुराई। चिंता की कोई बात नहीं, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मुझे भी खाने का उतना ही शौक था। ये कहते हुए वह हंस पड़ी, लेकिन उसके दिल में जैसे कोई चाकू घोंप रहा हो। जब वह उस उम्र की थी तब उसने भी महल में कदम रखा था। उस समय सम्राट युवराज थे, वह भी उतनी ही मासूम और युवा थी और वह तब उससे बहुत प्यार करते थे। आदरणीय लेडी शी का चेहरा गोरा और चिकना था, छिले हुए अंडे की तरह नाजुक। यह इतना कोमल दिखता था कि ऐसा लगता था कि एक हल्की सी चुटकी भी इसे चोट पहुंचा सकती है। अभी कुछ ही क्षण पहले अगर उसने जरा सा भी बल लगाया होता तो उसके नुकीले नाखून उस कोमल चेहरे को टुकड़े टुकड़े कर सकते थे। लेकिन उसने खुद को रोक रखा था और इसलिए वे मंडप में बैठे रहे, चाय पीते रहे और हल्के फुल्के ढंग से बातचीत करते रहे। उस छोटी सी घटना के बाद आदरणीय लेडी शी का मन महारानी युन के प्रति और भी अधिक स्नेह से भर गया और उन्होंने और भी अधिक प्रसन्नता के साथ उन्हें महारानी युन कहकर संबोधित किया। महारानी युन ने अपने चेहरे के भावों को संयमित किया और फिर मुस्कुराई। मैं आप दोनों से कुछ साल बड़ी हूँ, आप मुझे बहन क्यों नहीं कहते? हम सब साथ रहते हैं, इतना दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। आदरणीय महिला श्री थोड़ी झिझकी फिर भी सुखद आश्चर्य से भरी थी। आशा भरी आंखों से उन्होंने संकोचपूर्वक पूछा, सचमुच? क्या मैं आ सकती हूँ? मेनू दिखाओ। नोवेल बिन उपन्यास, एक खाने के शौकीन का महल में पुनर्जन्म हुआ। चैप्टर 88-87 डोंट वांट टू गिव। एक खाने के शौकीन का महल में पुनर्जन्म हुआ। चैप्टर 88-87 डोंट वांट टू गिव। महामहिम, क्या आपको लगता है कि यह सेवक अनादर कर रहा है? महारानी युन और भी सौम्य मुस्कान के साथ बोली, बिल्कुल, आइए भविष्य में एक दूसरे का साथ देते रहें, जब तक आप अनिच्छुक न हो। आदरणीय लेडी शी ने जल्दी से कहा, इच्छुक? ये सेविका तो निश्चित रूप से इच्छुक है। बोलते ही उनका चेहरा लाल हो गया और उन्होंने धीरे से पुकारा, बड़ी बहन महारानी युन। महारानी युन ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। फिर उन्होंने आदरणीय महिला लैन की ओर देखा। आदरणीय लैन बेहद संकोची और डरी हुई थी। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे कुछ बोले और महारानी युन की इच्छा के विरुद्ध तो वे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। वे बस घबराई हुई और असमंजस में थी। आदरणीय श्री से सलाह लेना चाहती थी, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि आदरणीय श्री प्रसन्नता से मुस्कुरा रही हैं। उनका दिमाग एकदम सुन्न हो गया। क्या बात है? आदरणीय देवी लैन तैयार नहीं है? महारानी युन ने अचानक पूछा। आदरणीय लेडी लैन कुछ बोल नहीं सकी और केवल हताशा में अपना सिर हिला सकी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब कहने के बाद उसके पास बड़ी बड़ी बहन महारानी युन कहकर पुकारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महारानी युन ने जवाब में खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। कुछ ही समय में वे एक दूसरे को बहनें कहने लगी। ये दोनों मूर्ख, इन्हें बेवकूफ बनाना वाकई बहुत आसान है। दोपहर होते होते महारानी युन ने उन्हें साथ में दोपहर का भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। वे दोनों इतने भयभीत हो गए कि घुटनों के बल बैठ गए और बार बार कहते रहे कि उनकी हिम्मत नहीं है। ये हिम्मत की बात नहीं थी, बल्कि यह कुछ हद तक अनुचित था। महारानी युन ने आगे कोई जिद नहीं की और बात वहीं खत्म कर दी। महारानी युन के जाने के बाद आदरणीय महिला लैन का चेहरा पीला पड़ गया और उनका पूरा शरीर शिथिल हो गया। हालांकि आदरणीय महिला श्री को कुछ भी गलत नहीं लगा और वह अब भी बहुत उत्साहित थी। दोनों ने दोपहर का भोजन करने से पहले थोड़ी देर और खेला। दोपहर में आदरणीय महिला श्री ने सो रही आदरणीय महिला लैन को बिस्तर से खींचकर बाहर निकाला। बड़ी बहन लैन, बाहर धूप बहुत तेज है, सूर्यास्त लगभग हो ही गया है, आप अभी भी क्यों सो रही हैं? आदरणीय लेडी लैन जाग उठी। बड़ी बहन लैन, शाही उद्यान में मैग्नोलिया का फूल खिल गया है, चलिए जाकर देखते हैं। आदरणीय लेडी लैन ने सोचा, चूंकि उन्हें नींद नहीं आ रही थी और करने के लिए कुछ और भी नहीं था, तो क्यों न वह चली जाएं। साफ सफाई करने के बाद वे दोनों शाही उद्यान की ओर चल पड़े। श्रेया रुकिंग भी बगीचे में टहलने चली गई। वह भी अभी सोकर उठी थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डियां टूटकर बिखर जाएंगी। बसंत की सुस्ती, पतझड़ की थकान, गर्मियों की झपकी, ऐसा कोई समय नहीं था जब उसे नींद न आती हो। हालांकि बगीचे में आने का उसका एक और मकसद था, अपने खरगोशों को टहलाना। झाओ जुनियाओं ने उसे वे 5-6 छोटे सफेद खरगोश लाकर दिए थे, जिन्हें उसने बड़ा करके मोटा कर दिया था। श्रेया रुकिंग ने सोचा, अगर वे और मोटे हो गए तो शायद उसे सचमुच उन्हें खाने का मन कर जाए। इसलिए वह खरगोशों का वजन कम करने में मदद करने आई थी। शाही उद्यान पहुंचकर उसने एक खुली जगह ढूंढी, पिंजरा खोला और उन्हें इधर उधर दौड़ने दिया। तभी उसे पास ही जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। पास जाकर उसने देखा कि वे आदरणीय देवी लैन और आदरणीय देवी शी थी। अरे, बड़ी बहन श्रेया भी यहाँ है। आदरणीय लेडी शी ने आश्चर्य भरी नजर से कहा। श्रेया रुकिंग अभी बैठी ही थी कि उसे फिर से उठना पड़ा। स्वाभाविक रूप से मैं बगीचे में टहलने आई थी। जब भी वे महारानी को प्रणाम करने जाती तो तीनों एक साथ बैठती। हालांकि श्रेया रुकिंग उन्हें यूं ही बहनें कहना नहीं चाहती थी, फिर भी उसे उनके अभिवादन का जवाब देना पड़ता था। आदरणीय लेडी शी ने बस मुस्कुरा दिया। फिर उनकी नजर जमीन पर पड़े एक पिंजरे पर पड़ी और थोड़ी ही दूर पर कुछ खरगोश इधर उधर दौड़ रहे थे। वह तुरंत उत्साहित हो गईं। खरगोश, यहाँ सचमुच खरगोश हैं। बड़ी बहन श्रेया, क्या ये आपके हैं? श्रेया रुकिंग थोड़ी शर्मिंदा दिखी और बस इतना ही कह सकी, समय बिताने के लिए मैंने किसी से कुछ पैसे मंगवाए थे। महल में महिलाओं के लिए समय बिताने के लिए कुछ बिल्लियां या कुत्ते पालना आम बात थी। हालांकि खरगोश पालना अभी भी एक नई बात थी। आदरणीय लेडी शी ने उत्सुकता से एक खरगोश को देखा और दूसरे को छुआ। छोटे खरगोश बहुत ही सलीकेदार थे और जमीन पर घास हरी भरी थी, वे बस खाने में मग्न थे। किसी के छूने पर भी उन्हें पता नहीं चला। दूर से देखने पर वे घास में दुबके हुए बर्फ जैसे सफेद मुलायम गोलों की तरह लग रहे थे। उनके लंबे कान कभी कभी फड़कते थे, जिससे वे बेहद मासूम और प्यारे लग रहे थे। आदरणीय लेडी शी को वे बहुत पसंद आए और उन्होंने एक को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। बड़ी बहन श्री, क्या आप मुझे एक दे सकती हैं? मैं बदले में अपनी सबसे सुंदर हेयरपिन दूंगी। श्रेया रुकिंग ने उसके चेहरे पर उम्मीद और तीव्र इच्छा देखी। अफसोस, वो कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, इसके लिए कोई खास वजह भी जरूरी नहीं थी। तो उसने कहा, खरगोश हमेशा जोड़े में आते हैं। आदरणीय शी जिनपिंग, आपकी एक हेयरपिन से कई जोड़े खरीदे जा सकते हैं। उसका मतलब स्पष्ट था, वो इसे मुफ्त में देना नहीं चाहती थी। अगर आदरणीय महिला श्री को इसकी आवश्यकता है तो उन्हें इसे स्वयं खरीदना चाहिए। जब आदरणीय महिला श्री ने सुना कि ये जोड़े में आते हैं तो उन्हें सीधे एक जोड़ा मांगने में शर्म महसूस हुई। कुछ देर एक खिलौने से खेलने के बाद उन्होंने अनिच्छा से उसे नीचे रख दिया।
उसी क्षण एक तीखी आवाज सुनाई दी। वाह वाह, मैं सोच ही रहा था कि कौन है। पता चला कि तुम तीनों हो। लेडी श्रेया, आदरणीय लेडी श्री, आदरणीय लेडी लैन। आकर्षक पोशाक पहने हुए लिली अपनी पतली कमर और पंखे को लहराते हुए पास आई। हालांकि श्रेया रुकिंग अनिच्छुक थी, फिर भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आगे आना पड़ा। अपने सामने झुककर अभिवादन कर रही महिलाओं को देखकर हू ली ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, उठो। धन्यवाद हू ली, लैन शी ने एक स्वर में कहा। लेकिन श्रेया रुकिंग उससे बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह चुप रही और बस खड़ी हो गई। हू ली, जो पहले से ही उसे देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इस पर और भी क्रोधित हो गई। उसने ठंडे लहजे में कहा, ओह, क्या लेडी श्रेया हमें नीचा समझती हैं? धन्यवाद तक नहीं कह सकती। श्रेया रुकिंग ने व्यंग्य भरे लहजे में जवाब दिया, मुझे धन्यवाद क्यों देना चाहिए? इसके अलावा वह सचमुच हू ली को नीचा समझती थी। उसे यह बात समझ आ गई थी, हू ली उससे झगड़ा करने के लिए ही आई थी। अगर वह धन्यवाद कह देती तो हू ली जरूर किसी और बात पर उसे तंग करती। वैसे भी वो मुसीबत खड़ी कर देती। लगातार झुकने से कोई फायदा नहीं होता। हू ली ने क्रोध में कहा, आपने मुझे सम्मान दिया और मैंने आपको उठने की अनुमति दी। क्या आपको मेरा धन्यवाद नहीं करना चाहिए? श्रेया रुकिंग ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्या यह नियमों में से एक है? अगर है तो मैं वापस जाकर इसे जरूर देख लूंगी। अगली बार जब मैं लियाई से मिलूंगी तो मैं उसे ठीक से धन्यवाद दूंगी, शायद इस बार की भरपाई के लिए 10 गुना ज्यादा। कैसा रहेगा? हू ली इतनी क्रोधित हुई कि वह अवाक रह गई। लेडी श्रेया, मुझे क्या हो गया है? अरे लिली, तुम इतनी परेशान क्यों हो? श्रेया रुकिंग ने शानदार मुस्कान के साथ कहा, तुम कितनी दुस्साहसी हो लेडी श्रेया, तुमने मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? हू ली गुस्से से इतनी भड़क उठी कि उसे लगा जैसे वह खून उगल देगी। तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े खरगोशों पर पड़ी। उसकी आंखें पल भर में चमक उठी। हम लेडी श्रेया, अगर मैं आपसे नहीं निपट सकती तो क्या आपको लगता है कि मैं कुछ खरगोशों से नहीं निपट सकती? उसने अभी अभी सब कुछ सुन लिया था। ये खरगोश लेडी श्रेया के थे। श्रेया रुकिंग का दिल एकदम बैठ गया। ओह नहीं, खरगोश। लेकिन हू ली ने अंजाम की बिल्कुल परवाह नहीं की। आवेग में आकर उसने झट से कुछ कदम बढ़ाए और चल रहे एक भोले भाले खरगोश की ओर लात मार दी। वह बेहद क्रूर थी और उसकी लात में पूरी ताकत थी। अगर खरगोश को लात लगती तो वह निश्चित रूप से मर जाता। श्रेया रुकिंग ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं। वे सब एक साथ चिल्ला उठे। श्रेया रुकिंग आगे बढ़ी, लेकिन एक कदम देर हो गई। आदरणीय लेडी शी ने बीच में कूदकर उसे बचा लिया। उनका इरादा खरगोश को अपनी बाहों में भरकर उसकी रक्षा करने का था, लेकिन घबराहट में वे अपने ही कपड़े में उलझकर जमीन पर गिर पड़ी। खतरे को भांपते हुए छोटा खरगोश फुर्ती से कूदकर भाग गया, लेकिन माननीय शी जिनपिंग को हू ली की लात का पूरा असर झेलना पड़ा। सीधे उनके पेट के निचले हिस्से में उफ, ताजा खून मुंह से बाहर निकला और आदरणीय लेडी शी बेहोश हो गईं। मेनू दिखाओ। नॉवेल बिन। उपन्यास, एक खाने के शौकीन का महल में पुनर्जन्म हुआ। चैप्टर 89-88, You're just a lily। एक खाने के शौकीन का महल में पुनर्जन्म हुआ। चैप्टर 89-88, You're just a lily। माननीय महिला श्री, बहन श्री, श्रेया रुकिंग बुरी तरह डर गई थी। आदरणीय लेडी लैंग का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और वह घबराहट में पूरी तरह से होश खो बैठी और जमीन पर गिर पड़ी। हू ली सदमे से जम सी गई और अपने पैरों को घूरने लगी। ये कैसे हो सकता है? शाही चिकित्सक, जल्दी से शाही चिकित्सक को बुलवाइए। माननीय लेडी श्री को जल्दी वापस लाने में मदद करें। श्रेया रुकिंग ने जल्दी से आदेश दिया। महल के सभी सेवक होश में आ गए और बड़ी मुश्किल से आदरणीय महिला श्री को उठाकर ले गए। आदरणीय लेडी लैंग ने भी खुद को संभाला और लड़खड़ाते हुए जमीन से उठी। अब घास पर केवल चमकीले लाल रंग का खून का एक धब्बा ही बचा था। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने खून के कुंड को देखा, फिर अपनी निगाहें हू ली की ओर घुमाई। अपने शरीर में सारा साहस जुटाकर उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम तो बस 5वीं श्रेणी के लिए हो। हम तुम्हारा सम्मान करते हैं और तुम्हें सच में लगता है कि हम तुमसे डरते हैं। हालांकि श्रेया रुकिंग को आश्चर्य हुआ, लेकिन यह उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही था। यहाँ तक कि घिरी हुई खरगोश भी काट सकती है। महल में प्रवेश करने के बाद से वे दोनों एक साथ रहते आए थे, परछाई की तरह अविभाज्य। संभवतः उनके बीच बहुत घनिष्ठ संबंध था। हू ली, जो पहले तो स्तब्ध रह गई थी, इस उकसावे के बाद तुरंत होश में आ गई। वह स्वभाव से ही दबंग थी और हाल ही में उसका पद बढ़ा था। किसने हिम्मत की उससे इस तरह बात करने की? तो आवेग में आकर उसने अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहा, ली होने में क्या बुराई है? कुछ लोग तो अपने जीवन काल में कभी इस पद तक नहीं पहुंच पाएंगे। बोलते समय उसने श्रेया रुकिंग की ओर देखा। अगर ये लड़की न होती तो मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठता। श्रेया रुकिंग ने अपनी कनपटी की मालिश की। ओह, दुर्भाग्य तो मानो एक के बाद एक आता रहता है। जब किस्मत खराब हो तो ठंडे पानी की एक घूंट भी दम घोंट सकती है। आज निकलने से पहले मुझे पंचांग देख लेना चाहिए था। हमें उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेडी श्रेया, आदरणीय लेडी लैंग ने आक्रोशपूर्वक कहा। श्रेया रुकिंग ने सिर हिलाया, हू ली को नजरअंदाज किया और सीधे कहा, चलो चलते हैं, हमें देखना चाहिए कि आदरणीय श्री कैसी हैं। ये कहते हुए उसने श्रेया और जीजी को खरगोशों को पकड़ने और उन्हें याओयुए महल में लाने का भी निर्देश दिया। जैसे ही वे दोनों जाने वाले थे, अचानक तालियों की आवाज सुनाई दी। वाह, क्या शानदार ड्रामा था। वाकई एक अद्भुत शो। महारानी युन, आदरणीय महिला लैंग घुटनों के बल बैठ गईं। श्रेया रुकिंग भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जल्दी से पहुंची। महारानी युन ने उनकी ओर एक नजर भी नहीं डाली और सीधे हू ली के पास चली गईं। क्या गजब का हू ली है, क्या गजब का ली है जिसे कुछ लोग अपने जीवन काल में भी हासिल नहीं कर पाते। आज आपने सचमुच मुझे एक नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है, महारानी युन ने कहा। हू ली शुरू में थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन जब उसने नए सिरे से देखो शब्द सुने तो वह कुछ हद तक भ्रमित हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि महारानी युन उनकी प्रशंसा कर रही थी? फिर सोचने पर महारानी युन का उस दासी लेडी श्रेया से कोई खास मेलजोल नहीं था, और यह भी मुमकिन नहीं था कि वो आदरणीय लेडी लैन और आदरणीय लेडी शी का पक्ष लें। जब वे याओयुए महल में आई तो महारानी युन ने काफी हंगामा किया था। तो क्या महारानी युन सचमुच उसकी तारीफ कर रही थी? इस विचार से उनके मन को शांति मिली। महामहिम, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। फिर उसने आगे कहा, लेडी श्रेया बिना अनुमति के शाही उद्यान में खरगोश ले आई थी। मेरा इरादा तो बस उन्हें सबक सिखाना था, लेकिन अनजाने में मैंने आदरणीय लेडी शी को घायल कर दिया। कृपया महाराज, सच्चाई देखें। ये कहते हुए वह घुटनों के बल बैठ गई। उसके चेहरे पर चापलूसी और खुशामद का भाव था। महारानी उसे नापसंद करती थी और वो लंबे समय से शाही परिवार के उच्च पद पर आसीन होना चाहती थी, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला। अगर मैं लेडी ज़िया पर आरोप लगाकर उसे नीचा दिखा सकूं, तो शाही परिवार भविष्य में निश्चित रूप से मुझे पसंद करेगा। ऐसे समर्थक के साथ क्या मुझे कभी महल में बुरे दिन आने की चिंता करनी पड़ेगी? हू ली ने अपने मन में तेजी से योजनाएं बनाई, लेकिन महारानी युन मुस्कुराती रही। उसने घुटनों के बल बैठी लेडी श्रेया और ऑनर लेडी लैंग की ओर देखा और आलस्य से कहा, तुम दोनों उठो। धन्यवाद महामहिम। वे दोनों खड़े हुए और एक तरफ हट गए। महारानी युन ने इत्मीनान से कढ़ाईदार कालीन से ढकी पत्थर की बेंच पर बैठकर अनमने ढंग से अपने नाखूनों से खेलना शुरू कर दिया।
हू ली भी उठना चाहती थी, लेकिन महारानी युन की ओर से एक शब्द भी न कहने के कारण वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाई। महारानी युन ने इत्मीनान से कहा, अभी क्या आप लेडी श्रेया को अनुशासित करने का इरादा कर रहे थे? जी हाँ महाराज, लेडी श्रेया को नियमों की बिल्कुल परवाह नहीं है। वह चुपके से खरगोश पालती हैं और यहाँ तक कि उन्हें शाही उद्यान में लाने की हिम्मत भी करती हैं। हू ली ने बड़ी उत्सुकता से इसका श्रेय लेने की कोशिश की। अगर खरगोशों का वो घोंसला न होता तो मैं गलती से किसी को चोट कैसे पहुंचा सकता था? जब तक महारानी युन मेरा साथ दे रही हैं, ये मामला निश्चित रूप से लेडी श्रेया की गलती होगी। महारानी युन को महल की दासी द्वारा दी गई चाय को आराम से पीते हुए और बोलने की जल्दी में न देखकर हू लियाई को अंदर ही अंदर चिंता होने लगी। उसकी निगाहें चारों ओर घूमी और उसने जल्दी से फिर कहा, ये सेविका भी महाराज की चिंताओं को दूर करने की इच्छा रखती है, महारानी की चिंताओं को दूर करने की इच्छा रखती है। खुद को खुश करने का ये प्रयास वास्तव में स्पष्ट था। महारानी युन ने हल्की सी हंसी हंसते हुए जिया रुकिंग और माननीय महिला लैन पर अपनी निगाहें घुमाई और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। चिंता दूर करना, हू ली, तुम्हें जल्दबाजी में नहीं बोलना चाहिए और निश्चित रूप से महारानी को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। मेरी राय में चूंकि उन छोटे शैतानों की गलती है, इसलिए लेडी जिया को उन्हें मार डालना चाहिए। इस तरह आदरणीय लेडी शी और हू ली दोनों अपना गुस्सा निकाल सकेंगे और हम इस मामले को समाप्त मान लेंगे। श्रेया रुकिंग ने अपने दांत भींच लिए। न तो वह सहमत थी और न ही असहमत। क्या आप अनिच्छुक हैं? वे खरगोश संभवतः सम्राट के ही थे। वह देखना चाहती थी कि लेडी जिया इस मामले को कैसे सुलझाती हैं। लेकिन हू ली कितनी मूर्ख है, मेरी कृपा पाने का सपना भी देख रही है, कितनी हास्यास्पद बात है। श्रेया रुकिंग ने कहा, ये खरगोश सम्राट द्वारा उपहार में दिए गए थे, इस नौकरानी की हिम्मत नहीं। वह ये बात कहना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर वह नहीं कहती तो उन नन्हे खरगोशों को बचाया नहीं जा सकता था। इसलिए उसके पास बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही उसने ऐसा किया, हू ली बुरी तरह से भयभीत हो गई। क्या सम्राट द्वारा उपहार में दिए गए? क्या खरगोश सम्राट द्वारा उपहार में दिए गए थे? महारानी युन ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। हालांकि ऊपरी तौर पर वह शांत रही और बोली, क्या हू ली न केवल लेडी श्रेया को बल्कि सम्राट को भी अनुशासित करना चाहती हैं? हू ली को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी आपदा खड़ी कर दी है। सम्राट, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि महारानी युन ने मेरी मदद नहीं की। जैसे ही उसे बात समझ आई, उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। महारानी युन, कृपया मुझे क्षमा करें। महारानी युन धीरे से हंसते हुए उठी। मैं आपके अपराध को क्षमा नहीं कर सकती। इसके अलावा आदरणीय श्री महोदया इस समय बेहोश हैं। हू ली, आप बेहतर होगा कि सोच ले कि आप उनसे क्षमा कैसे मांगेंगे। इतना कहकर उसने यंग यू का हाथ पकड़ लिया। चलो चलते हैं, देखते हैं अब सिस्टर शी कैसी हैं। इतना कहकर वह चली गई। श्रेया रुकिंग और आदरणीय लेडी लैन भी चली गई। केवल हू ली ही जमीन पर घुटनों के बल बैठी रह गई। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। याओयुए महल, शाही चिकित्सक की जांच के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि आदरणीय देवी शी को कोई जानलेवा खतरा नहीं है, लेकिन सीने पर लात लगना मामूली चोट नहीं है। ठीक से ठीक होने के लिए उन्हें सावधानीपूर्वक आराम की आवश्यकता होगी, इसलिए आंतरिक चोटों के इलाज की सलाह दी गई। एक दिन और एक रात कोमा में रहने के बाद अगली शाम को जाकर आदरणीय लेडी शी को आखिरकार होश आया और यह घटना उसी रात महल में फैल गई। कहा जाता है कि महारानी भी घबरा गई थी। राजमहल में अपने 2 वर्षों के दौरान मेहनती हू ली ने हर किसी को बुरी तरह नाराज कर दिया। इसलिए अगली ही सुबह पदावनति का फरमान और 30 कोड़े मारने की सजा लगभग एक साथ सुना दी गई। पिटाई का आदेश सम्राट ने दिया था, पदावनति महारानी का उदार आदेश था और देखते ही देखते 5वें दर्जे के लिए 6ठे दर्जे की सम्मानित महिला बन गईं। रातों रात वे मुक्ति से पहले के दिनों में लौट गईं। आदरणीय लेडी हो अब भी आदरणीय लेडी हो ही थी। ये खबर सुनकर श्रेया रुकिंग हंस पड़ी। भविष्य में भी हम सभी समान स्तर पर ही रहेंगे। इस बार पदोन्नति के लिए गुहार लगाना इतना आसान नहीं होगा। शानदार, मेनू दिखाओ। नोवेल बिन उपन्यास, एक खाने के शौकीन का महल में पुनर्जन्म हुआ। चैप्टर 9089 आई ग्रांट योर फेवर। एक खाने के शौकीन का महल में पुनर्जन्म हुआ। चैप्टर 9089 आई ग्रांट योर फेवर। उसे लेडी के पद पर पदावनत न करना भी उनकी ओर से काफी नरमी है, जियाओ जीजी ने बुदबुदाते हुए कहा। ज़ेड ने उसे घूर कर देखा। बकवास मत करो। शाओ जीजी केवल रूठकर चुप रह सकती थी, लेकिन श्रेया रुकिंग के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। हालांकि श्रेया जीजी की बातें थोड़ी अटपटी हैं, पर वो बिल्कुल सही हैं। उसने जम्हाई लेते हुए कहा, लगता है आगे मुझे और भी मनोरंजन मिलेगा। मुझे ये बात बहुत पसंद है कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर कुछ कर भी नहीं सकती। कभी कभार ऐसे किसी व्यक्ति का सामने आ जाना महल के जीवन को थोड़ा और रोचक बना देता है। फिर उसने श्रेया जीजी को निर्देश दिया, याओयुए महल पर नजर रखना। अगर आदरणीय देवी शी जाग जाएं, तो मुझे बताना, हमें उनसे मिलने जाना चाहिए। कल की घटना इतनी अचानक हुई। आदरणीय लेडी शी खरगोशों को बचाते हुए घायल हो गईं। मुझे कम से कम थोड़ी चिंता तो दिखानी चाहिए। हाँ, जियो जीजी ने उत्तर दिया। याओयुए महल, जब आदरणीय देवी शी घायल हो गईं, तो महारानी युन ने एक बार उनकी खैरियत जानने के लिए किसी को भेजा और कई औषधीय जड़ी बूटियां भी भेंट की। वहीं दूसरी ओर आदरणीय देवी लैन दिन में कई बार उनसे मिलने आती थी। रोने से उनकी आंखें सूजी हुई थी। एक दिन बेहोश रहने के बाद आदरणीय देवी शी ने धुंधली आंखों से अपनी आंखें खोली और आदरणीय देवी लैन का आंसुओं से सूजा हुआ चेहरा देखा। बड़ी बहन लैन, आपको क्या हुआ? उनकी आवाज भारी थी, उनका गला आग की तरह जल रहा था। आदरणीय देवी लैन जल्दी से पानी लेने गईं। आदरणीय देवी शी ने अपनी आंखें मली और पानी के कुछ घूंट पीने के बाद धीरे धीरे होश में आई। खांसी खांसी, अचानक उसका गला घुट गया, जिससे उसे तेज दर्द हुआ। उसकी छाती पर लगा घाव भी बुरी तरह से दर्द कर रहा था, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। महल की एक नौकरानी ने जल्दी से उसकी पीठ थपथपाई और उसे दवा लाकर दी। आदरणीय लेडी लैन ने विनम्रता से सलाह दी, धीरे धीरे माथे पर शिकन लिए। आदरणीय महिला शी ने दवा पी ली और अंत में पूछा, क्या खरगोश? क्या वह ठीक है? आदरणीय लेडी लैन ने झुंझलाहट भरी सांस ली। ऐसे समय में भी आप इस बात को लेकर चिंतित क्यों हैं? लेकिन आदरणीय लेडी शी की निगाहें उसी पर टिकी रहीं। जैसे ही वह कुछ और कहने वाली थी, एक परिचारिका ने घोषणा की, लेडी श्रेया आ गई हैं। आदरणीय महिला शी की आंखें चमक उठी। जल्दी से कृपया उन्हें अंदर आने दीजिए। श्रेया रुकिंग खरगोश का पिंजरा लेकर आई। हालांकि यह सम्राट का उपहार था और इसे किसी को लौटाया नहीं जाना चाहिए था, फिर भी वह किसी की ऋणी होना पसंद नहीं करती थी। इसलिए खरगोशों के साथ साथ श्रेया रुकिंग ढेर सारे उपहार भी लाई थी। पौष्टिक टॉनिक, औषधीय जड़ी बूटियां, झेंझू और अगेट सब कुछ। पहले तो आदरणीय देवी शी ने सब कुछ ठुकरा दिया। हालांकि जिया रुकिंग के आग्रह पर अंततः आदरणीय देवी शी ने अनिच्छा से उपहार स्वीकार कर लिए, लेकिन उन्होंने खरगोश का पिंजरा बिल्कुल लेने से इनकार कर दिया। ये सम्राट की ओर से आपको उपहार है बहन, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं ले सकती। महारानी युन द्वारा खबर फैलाने के कारण सम्राट द्वारा जिया रुकिंग को दिए गए उपहार की बात पूरे हरम में तेजी से फैल गई, इसलिए सम्मानित महिला शी को इसके स्रोत के बारे में पता चल गया। श्रेया रुकिंग ने बस मुस्कुराते हुए कहा, जब ये मुझे उपहार में मिले तो ये मेरे हो गए। चूंकि आपको ये पसंद आए तो अब ये सब आपके हैं।
आदरणीय लेडी शी हिचकिचाई, लेकिन अगर सम्राट इसके बारे में पूछ ले तो क्या इससे आप मुश्किल में नहीं पड़ जाएंगी बहन? बस इन्हें स्वीकार कर लीजिए। सम्राट अनगिनत राजकीय मामलों में व्यस्त हैं, वे ऐसे तुच्छ मामले में अपना समय नहीं लगाएंगे। श्रेया रुकिंग के आश्वासन को सुनकर और वास्तव में खरगोशों को पाने की इच्छा रखते हुए आदरणीय लेडी शी ने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। श्रेया रुकिंग ने उसे थोड़ी देर और सांत्वना दी और फिर चली गई। उस रात झाओ जुन्याओ ने श्रेया रुकिंग को झाओचेन महल में बुलवाया। सम्राट को देखकर वह थोड़ी हैरान और अवाक रह गई। झाओ जुन्याओ ने पूछा, क्या बात है, क्या तुम हमें पहचानते नहीं हो? श्रेया रुकिंग होश में आई और आगे बढ़ी। प्रणाम महाराज। झाओ जुन्याओ ने अपना हाथ बढ़ाया। इधर आओ। फिर उसने उत्सुकता भरे लहजे में पूछा, होठों पर हल्की सी मुस्कान थी लेकिन आंखों तक नहीं पहुंची। हमने सुना है कि तुमने वे खरगोश किसी को दे दिए जो हमने तुम्हें उपहार में दिए थे। महाराज को पहले से ही पता है, क्या हमसे कुछ भी छिपा रह सकता है? श्रेया रुकिंग ने व्यंग्यपूर्वक सोचा, उसका सूचना नेटवर्क वाकई प्रभावशाली है। फिर दुख जताते हुए उसने कहा, माननीय शी को वे खरगोश बहुत पसंद थे और उन्हें बचाने की कोशिश में वह घायल हो गईं। ये घटना मेरी गलती थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे। बोलते हुए श्रेया रुकिंग ने मुंह फुला लिया। उसके चेहरे पर गहरे दुख के भाव थे। उसकी व्यथित नजरें मानो चीख रही थीं, देखो महाराज की अन्य पत्नियां क्या कर रही हैं। मैं यहाँ सबसे निर्दोष हूँ, सबसे अधिक पीड़ित हूँ। वो उन्हें किसी भी कीमत पर देना नहीं चाहती थी। झाओ जुन्याओ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसे वैसे ही प्यार से थामे रखा जैसे कोई अपनी प्यारी बेटी को थामे। क्या तुम उनसे अलग नहीं हो सकती थी? श्रेया रुकिंग ने जोर से सिर हिलाया। भला उसे अपने पति की दी हुई चीज क्यों देनी चाहिए? यह महाराज का मेरे लिए उपहार था, किसी और को ऐसा उपहार नहीं मिला। उसे इतना परेशान देखकर झाओ जुन्याओ के मन में बसी थोड़ी सी नाराजगी गायब हो गई। इनकी कोई खास कीमत नहीं है, उसने कहा। अगर तुम्हें खरगोश पसंद है तो हम तुम्हारे लिए कुछ और बल्कि बेहतर खरगोश ढूंढ सकते हैं। कैसा रहेगा? लेकिन ज़िया रुकिंग अब भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। मुझे अब खरगोश नहीं चाहिए। अरे और ऐसा क्यों? मुझे एक बिल्ली का बच्चा चाहिए। बिल्ली के बच्चे सबसे प्यारे होते हैं। ज़िया रुकिंग ने उत्सुकता से भरे चेहरे के साथ कहा। वो खरगोश का मांस खाती थी, इसलिए वो खरगोश पालना नहीं चाहती थी। ये कुछ वैसा ही था जैसे कुत्ते पालने वाले कई लोग कुत्ते का मांस खाना छोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया, हम किसी को भेजकर आपके लिए कुछ बिल्ली के बच्चे लाएंगे जिनमें से आप चुन सकते हैं। ये कैसा रहेगा? ये सेवक महाराज को धन्यवाद देता है। अगले दिन छोटी झूजी सचमुच एक पिंजरे के साथ आई थी जिसमें बेहद मुलायम फर वाले कई बिल्ली के बच्चे थे। ये क्या है? ज़िया रुकिंग ने पूछा। छोटी झूजी ने एक एक करके बिल्लियों की नस्लों का परिचय कराया। कुछ देर तक उनका निरीक्षण करने के बाद ज़िया रुकिंग ने एक छोटी सफेद बिल्ली का बच्चा चुना। देखने में वह आधुनिक फारसी बिल्ली से काफी मिलती जुलती थी। क्या इस युग में भी फारसी बिल्लियां पाली जाती हैं? क्या इसका मतलब यह है कि फारस भी अस्तित्व में है? उसने सोचा, मानो उनके मन की बात जान ली हो। नन्ही झूजी ने समझाया, महोदय आपकी पसंद बहुत अच्छी है। ये खास बिल्ली का बच्चा शुद्ध फारसी नस्ल का है। सम्राट ने काफी रकम खर्च की और अपने आदमियों को पूरी राजधानी में खोजने को भेजा। उन्हें बस यही एक मिला। राजधानी की संभ्रांत महिलाएं भी बिल्लियां पालना पसंद करती थीं और शुद्ध नस्ल और बढ़िया फर वाली बिल्ली की कीमत चांदी में बहुत अधिक होती थी। लाभ के लालच में व्यापारी मांद होने पर ऐसे जानवरों को खरीदने और बेचने का कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढ लेते थे। इसी तरह ज़िया रुकिंग के पास वह नन्ही बिल्ली का बच्चा आया जो अब उसकी गोद में है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि मुझे ये सबसे सुंदर लगा, ज़िया रुकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि आदरणीय महिला ने अपना चुनाव कर लिया है, कृपया इसका अच्छे से ख्याल रखें, लिटिल झूजी ने विदा लेने से पहले कहा। श्रेया रुकिंग अपनी बाहों में बिल्ली के बच्चे को निहार रही थी। वो उसकी हथेली से भी छोटा था। उसके बाल बर्फ जैसे सफेद और बेदाग थे। नन्हा जीव धीरे धीरे गुर्रा रहा था और गहरी नींद में सो रहा था। श्रेया रुकिंग का दिल पिघल गया। उसने तुरंत ज़ेड्यू को अपने शयन कक्ष में रखे बड़े गर्म कंग पलंग पर उसके लिए एक घोंसला तैयार करने का निर्देश दिया। दिन भर ज़िया रुकिंग बिल्ली के बच्चे में इतनी मग्न रही कि वह सम्राट के लिए अंतर्वस्त्र बनाना भी भूल गई। भोजन के बाद वह कंग पलंग पर चढ़ गई और बस बिल्ली के बच्चे को सोते हुए देखती रही। उसे सहलाने की उसकी इच्छा पल पल बढ़ती जा रही थी। ये कितना प्यारा है, मेरा मन कर रहा है इसे गले लगा लूं। लेकिन इसके बाल अभी पूरी तरह से नहीं उगे हैं। मुझे डर है कि कहीं मैं इसे सहलाते सहलाते इसके बाल ही न झड़ जाएं। ज़ेड्यू और ज़ियाओ ज़ीज़ी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी निराशा झलक रही थी। उस शाम अपने आधिकारिक दस्तावेज पूरे करने के बाद झाओ जुन्याओ सीधे झाओ हुआ पवेलियन की ओर चल पड़े। उन्होंने रात के लिए साथी चुनने के लिए नाम पट्टिका पलटने की भी जहमत नहीं उठाई। वहां पहुंचकर उन्होंने बिना किसी को बताए सीधे प्रवेश कर लिया। अंदर पहुंचते ही उनका सामना एक विचित्र दृश्य से हुआ। श्रेया रुकिंग कंग के पलंग पर लेटी हुई थी, नितंब ऊपर उठाए हुए, लगभग लार टपकाते हुए बिल्ली के घोंसले में झांक रही थी। महिला और नन्हा बिल्ली का बच्चा एक दूसरे को घूर रहे थे। झाओ जुन्याओ को लगा जैसे उसका एक हिस्सा अंदर से टूट रहा हो। उसके होठों का कोना बुरी तरह फड़क उठा और वह आगे बढ़ा। किंग किंग, तुम क्या कर रही हो? बिल्ली के बच्चे को निहारने में मग्न श्रेया रुकिंग अचानक अपने बगल से आए आवाज से चौंक गई। उसका पूरा शरीर हिल गया। घोंसले में बैठा बिल्ली का बच्चा भी झटके से जाग गया। महिला और बिल्ली का बच्चा, एक बड़ा और एक छोटा, दोनों झाओ जुन्याओ को खाली निगाहों से घूर रहे थे। मेनू दिखाओ। नोवेल बिन। उपन्यास, एक खाने के शौकीन का महल में पुनर्जन्म हुआ। चैप्टर 92-91 द वंश ऑफ फेस्टिवल। एक खाने के शौकीन का महल में पुनर्जन्म हुआ। चैप्टर 92-91 द वंश ऑफ फेस्टिवल। श्रेया रुकिंग ने कुछ देर सोचा। जब करने को और कुछ नहीं है तो क्यों न जाकर देख लूं, उसने सोचा। ये ठीक ठीक दोस्ती नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा वे दुश्मन नहीं थे। आदरणीय लेडी लैंग को जब उसने सहमति में सिर हिलाते हुए देखा तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। बातें करते हुए वे याओयुए महल की ओर चल पड़े। याओयुए महल। अंततः उनकी मुलाकात महारानी युन से हो गई। आश्चर्य की बात यह है कि महारानी युन ने उनके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं की, बल्कि उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका उदारतापूर्वक स्वागत किया। आज कौन सी हवा लेडी श्रेया को मेरी ओर ले आई है? महारानी युन। ज़िया रुकिंग ने अपनी नजरें नीचे कर ली और सम्मान व्यक्त करने के लिए आगे बढ़ी। उसने मन ही मन सोचा, ये सिर्फ एक ही बार होगा, इसके बाद ऐसा दोबारा नहीं होगा। ठीक है, उठो, मैं महारानी से मिलने जा रहा हूँ। जैसा चाहो वैसा करो। इतना कहकर वह चली गई। श्रेया रुकिंग थोड़ी हैरान रह गई। ये ठीक नहीं है, ये तो कुछ ज्यादा ही असामान्य है। जब भी मेरी मुलाकात महारानी युन से होती है, हमेशा बदकिस्मती ही आती है। इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? बड़ी बहन श्रेया, आपको क्या हुआ है? श्रेया रुकिंग अचानक होश में आई, उसकी तरफ देखा और जल्दी से मुस्कुराने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। ठीक है, आदरणीय लेडी लैन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। श्रेया रुकिंग ये पूछना चाहती थी कि क्या महारानी युन हमेशा से उनके प्रति इतनी ही दयालु रही हैं, लेकिन उसने अपना मुंह खोला और फिर भी कुछ नहीं पूछा। इसका मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है। वे दोनों अंदर चले गए। श्रेया रुकिंग ज्यादा देर नहीं रुकी। 2 कप चाय पीने में जितना समय लगता है उतनी देर बैठने के बाद वह चली गई। असल में वह आना ही नहीं चाहती थी, ये तो बस एक शिष्टाचार भेंट थी।
लिजिंग मंडप। आदरणीय लेडी वो पलंग पर लेटी हुई सो रही थी। कमरे में एक भी व्यक्ति नहीं था, उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। खिड़कियां बंद थी, जिससे सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ पा रही थी और उस जगह पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। कोई व्यक्ति, कोई, मुझे पानी चाहिए, उसने कर्कश स्वर में पुकारा। उसकी एक नौकरानी खाना लाने गई थी और दूसरी दवा बनाने। ये भी एक बेहतर स्थिति थी। अगर वो बदकिस्मत होती और उन्हें पता चलता कि वो अपनी कृपा खो बैठी है, तो वे अपनी मालकिन के साथ विश्वासघात कर देते। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो बेहतर अवसर की तलाश में रहते हैं, और यह कोई अनसुनी बात नहीं थी। कुछ देर बाद नौकरानी खाना लेकर लौटी। मालकिन, मैंने आपका खाना तैयार कर दिया है। अगर आप चल फिर सकती हैं, तो कृपया खुद खा लीजिए। मैं लुओ को दवा देने जा रही हूँ, उसने कहा और चली गई। इससे पहले रोन कियू को किसी पर हाथ उठाने के आरोप में कपड़े धोने के कार्यालय भेज दिया गया था। महारानी ने तब उसकी सेवा के लिए 2 राजमहल दासियों को उपहार स्वरूप दिया। एक का नाम लुओ और दूसरी का नाम लूझू था। उन्होंने केवल 1 महीने तक ही महारानी की सेवा की थी और उनके बीच कोई खास रिश्ता नहीं बन पाया था। मौजूदा हालात को देखते हुए इसे कुछ खास बुरा नहीं माना गया। आदरणीय लेडी हु के पास दर्द सहने और कांपते हुए बिस्तर से उठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने मेज पर रखी चीजों पर नजर डाली। अंकुरित बीन्स की एक थाली, टोफू की एक प्लेट और पिछले साल की सूखी सब्जियों की 2 अन्य थालियां। अप्रैल का महीना लगभग आ चुका था। हालांकि मौसमी सब्जियां कम थीं, लेकिन पूरी तरह से गायब नहीं थीं। महल में कौन सूखी सब्जियां खाता था? आखिर सूखी सब्जियों का वर्णन चाहे जैसे भी किया जाए, स्वाद में वे ताजी सब्जियों की बराबरी नहीं कर सकती, है ना? इसके अलावा भुनी हुई अंकुरित फलियों की थाली में सारे टुकड़े टूटे हुए थे, एक भी साबुत अंकुर नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने एक बड़े बर्तन में खाना पकाया हो, सारे अच्छे हिस्से निकाल लिए हों और बचा हुआ हिस्सा वहीं छोड़ दिया हो। और वो 2 सूप, उनका तो जिक्र ही मत कीजिए। नमकीन सूप के ऊपर तेल की एक मोटी परत तैर रही थी, साथ ही चर्बी के कुछ टुकड़े भी थे, जबकि मीठे सूप में मुट्ठी भर चावल ही थे, जो सादे पानी से लगभग अलग नहीं थे। 4 व्यंजन और 2 सूप, ये तो मेरे बचपन से बिल्कुल अलग है। मैं ये सब कैसे खाऊंगी? आदरणीय लेडी हु ने कभी नहीं सोचा था कि एक गलत कदम उनके भविष्य को बर्बाद कर देगा। कृपा के बिना एक कुलीन महारानी का जीवन भी कठिन होता है, तो फिर उन जैसी साधारण सम्मानित महिला का क्या? कृपा के बिना महल के सेवक उन्हें छोड़कर और किसे सताएंगे? सच जानने के लिए महारानी झेंगपिन का जीवन कितना कठिन था, ये तो आप ही देख लीजिए। वंशो महोत्सव से 1 दिन पहले महारानी ने आदेश दिया कि आदरणीय लेडी हु को महल में आराम करना चाहिए। वंशो महोत्सव व्यस्त रहेगा, इसलिए उनके उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर आदरणीय लेडी हु ने गुस्से में मुंह से खून थूक दिया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसे उस अवसर के लिए तैयार किए गए कपड़े समेटने ही थे। जिफू पैलेस। कुलीन उपपत्नी शेह अपनी गर्भ निरोधक औषधि पी रही थी। जब महारानी लुन ने प्रवेश किया, तो उन्होंने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और उन्हें बैठने की अनुमति दी गई। सब कैसा चल रहा है? कुलीन उपपत्नी शेह ने पूछा। महामहिम, वे दोनों सम्मानित महिलाएं बहुत आज्ञाकारी हैं, बड़ी मधुरता से बड़ी बहन कहकर पुकार रही हैं। महारानी लुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। कुलीन उपपत्नी शेह भी हंस पड़ी। तुमने अच्छा काम किया है। चूंकि महारानी ने इन्हें हमें सौंपा है, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से इनके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। इन पर कड़ी नजर रखना, क्या पता कब इनकी जरूरत पड़ जाए। आप ही तो हर बात का ध्यान रखने वाले हैं। समय जल्दी बीत गया। जल्द ही 8 अप्रैल का दिन, वंशो महोत्सव का दिन आ गया। उस सुबह तड़के सभी उपपत्नी सबसे पहले महारानी को प्रणाम करने गईं। फिर महारानी के नेतृत्व में वे सभी महारानी दोवेजा के निंशो महल में प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ीं। शाही परिवार की महिलाएं और राजकुमारियां भी उपस्थित थीं। शाही उद्यान में भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बैठने की व्यवस्था स्वाभाविक रूप से अलग-अलग थी। हालांकि चूंकि सभी लोग शाही परिवार से थे, इसलिए केवल एक पर्दे से अलग करना ही पर्याप्त समझा गया। सभी लोगों द्वारा सम्राट को सम्मान देने और उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करने के बाद वे अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। आदरणीय महिलाओं को छोड़कर हरम की सभी महिलाएं आ चुकी थीं। आदरणीय महिला श्री अपनी चोट से लगभग उबर चुकी थी और कुलीन उपपत्नी शेह केवल गर्भवती थी। दोनों ही स्थितियों में बिस्तर पर पड़े रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ज़िया रुकिंग ने खुद को एक बार फिर बिल्कुल किनारे पर बैठा पाया। सम्राट, महारानी और महारानी सबसे आगे की पंक्ति में बैठे थे। उनके पीछे अगली पंक्ति में कुलीन पत्नियां, राजकुमारी पत्नियां और शाही कुलीन पत्नियां बैठी थीं। फिर महल की अन्य महिलाएं थीं। पर्दे के दूसरी ओर राजकुमार, सम्राट के भाई और शाही वंश के राजकुमार पति बैठे थे। शाही परिवार के वरिष्ठ और कनिष्ठ सदस्यों की कुल संख्या संभवतः लगभग 100 थी। सबसे आगे मंच था। नाट्य मंडली गायन, वादन और नृत्य के साथ बहुत जीवंत थी। लेकिन ज़िया रुकिंग को केवल कुछ पंक्तियों में बैठे लोगों के सिर की पीठ ही दिखाई दे रही थी। कितना उबाऊ! ये अब तक का सबसे नीरस भोज होगा, खासकर इसलिए क्योंकि मेरे सामने मेज पर ढेर सारा सुंदर लेकिन बेस्वाद खाना रखा है। कितना परेशान करने वाला है। लेकिन जैसे ही उत्सव के लिए उपहारों का वितरण शुरू हुआ, उसकी बोरियत जल्द ही दूर हो गई। महिलाओं में महारानी ने सबसे पहले अपना उपहार भेंट किया। ज़िया रुकिंग ने ध्यान से सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए। जब उसने सुना कि महारानी ने डायमंड सूत्र की पूरी हस्तलिखित प्रति भेंट की है, तो नीचे से आश्चर्य की गूंज सुनाई दी। कुछ ने प्रशंसा की, कुछ ने सराहना की, लेकिन कुछ ऐसी भी थी जैसे कुलीन उपपत्नी शेह, जिन्हें ईर्ष्या और द्वेष महसूस हुआ। उसके मन में विचार थे, घटिया धर्म ग्रंथ पेश करने का क्या फायदा? अगर वह इतनी काबिल है, तो सम्राट के लिए राजकुमार को जन्म दे। एक ऐसी मुर्गी जो अंडे नहीं देती। छी! झाओ जुन्याओं के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। हालांकि उन्हें लगता था कि उनके साम्राज्य की स्थिति का तथाकथित स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी महारानी का इरादा नेक था, इसलिए उन्होंने उदासीनता से जवाब दिया, महारानी विचारशील हैं। यह मेरा कर्तव्य है, उसने उत्तर दिया, और स्वर्ग द्वारा महान छू को समृद्धि और सम्राट को स्वास्थ्य प्रदान करने की परिचित बात दोहराई। झाओ जुन्याओं ने हल्की सी मुस्कान दी और बात को जाने दिया। जब ज़िया रुकिंग की बारी आई, तब तक भोज लगभग समाप्त हो चुका था और अंत में उसने केवल एक नाइटगाउन प्रस्तुत किया। जहां तक पैटर्न की बात है, ज़िया रुकिंग ने कढ़ाई सीखने की कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हो पाई थी, इसलिए उसने अनिच्छा से उस पर एक साधारण 4 पत्ती वाला तिपतिया घास सिल दिया था। ये भी बुरा नहीं है। मुझे अपने बारे में काफी अच्छा महसूस हो रहा है, उसने सोचा। उस दिन झाओ जुन्याओं को अनगिनत वस्त्र और ढेरों थैले और पस मिले। मोती, रत्न, दुर्लभ गहने, उन्हें सब कुछ प्राप्त हुआ। झाओ जुन्याओं को वे चीजें पसंद नहीं थी और उसने उन सभी को गोदाम में रखवा दिया। अंत में झाओ जुन्याओं महारानी से मिलने जाना चाहता था, लेकिन विचार करने के बाद वह शाही अध्ययन कक्ष की ओर चल पड़ा। सम्राट ली शेनगान कुछ असमंजस में था। महाराज का इससे क्या तात्पर्य है? उसने सोचा। झाओ जुन्याओं ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं आज रात किसी भी रखेल को नहीं बुलाऊंगा। मेनू दिखाओ। नोवेल बिन। उपन्यास। एक खाने के शौकीन का महल में पुनर्जन्म हुआ। चैप्टर 94-93 ए स्ट्रेंज इंसिडेंट 1। एक खाने के शौकीन का महल में पुनर्जन्म हुआ। चैप्टर 94-93 ए स्ट्रेंज इंसिडेंट 1।
रात में झाओ जुन्याओ सचमुच चला गया। इस बार जिया रुकिंग सो नहीं रही थी। वो एक हाथ में बिल्ली को सहला रही थी और दूसरे हाथ में खेल का एक मोहरा पकड़े हुए खेल के बोर्ड पर झुकी हुई गहरी सोच में डूबी हुई थी। ये देखकर झाओ जुन्याओ को थोड़ा गुस्सा आया। उसे लगा कि जब से उसने बिल्ली पाली है तब से उसकी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतनी ही बेफिक्र रहती है। उसने यह नहीं सोचा था कि दूसरी औरतें उसके आने का बेसब्री से इंतजार करती हैं, मानो झाओचेन महल की ओर गर्दनें बढ़ा रही हों। फिर भी वह लेकिन वह अपने पैरों पर काबू क्यों नहीं रख पा रहा था। वह तो बस यहाँ आना चाहता था। म्याऊं। दाबाई ने उसे देखा और जिया रुकिंग की बाहों से झट से बाहर निकल आया। वो उसके पैरों के पास खड़ा हो गया, अपना छोटा सा बिल्ली जैसा चेहरा झुकाए बस उसे घूरता रहा। झाओ जुनयाओ ने बिल्ली को देखा। वह प्यारी तो थी लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसे गुस्सा आ रहा था। महाराज। जिया रुकिंग को आखिरकार समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उसने जल्दी से अपना मोहरा नीचे फेंक दिया और उनका अभिवादन करने चली गई। दाबाई ने उसकी ओर एक नजर डाली, उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा और अपने हल्के बिल्ली जैसे कदमों से वहां से चला गया। शिया रुकिंग, तुम मूर्ख हो। दाबाई ने सोचा, तुम्हें तो पता भी नहीं कि तुम्हारा सम्राट पति आ गया है। अब तो मुझे ही मासूमियत का नाटक करके उसके गुस्से को शांत करना पड़ेगा। उफ। फिर भी जिया रुकिंग बेफिक्र होकर मुस्कुरा रही थी। महाराज, आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे लगा था कि तुम महारानी के पास लौट जाओगे। आखिर कल तो तुम गए ही नहीं और महारानी तुम्हारी मुख्य पत्नी है। तुम हमेशा उनकी उपेक्षा करते हो। अगर महारानी को पता चला तो वो मुझसे बहुत नफरत करेगी। हालांकि उसने ये सोचा पर एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। झाओ जुन्याओ ने उसकी मुस्कान देखी, ऐसी मुस्कान जो मानो अनुशासित किए जाने की गुहार लगा रही थी और उसके होंठ सिकुड़ गए। किंग किंग, लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये सोचते हुए वह कुछ कदम आगे बढ़ा और बड़े से कंध के पलंग पर बैठ गया। तुम शतरंज खेल रहे हो? उसने खेल का बोर्ड देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। उन्हें पल भर के लिए पिता होने का संतोष महसूस हुआ। वाह, जिस नन्ही सी बच्ची से उन्हें इतना प्यार था वह आखिरकार कुछ पहल कर रही है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। अगर वह लिख नहीं सकती तो कोई बात नहीं। संगीत, शतरंज, सुलेख, चित्रकला, इनमें से किसी एक में भी अच्छी होना काफी है। उनकी उससे अपेक्षाएं बहुत कम थीं। महाराज, ये गोमोकू है, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? जिया रुकिंग ने उत्साह से पूछा। वह सचमुच गो खेलना नहीं जानती थी लेकिन गोमोकू में माहिर थी। बचपन में खिलौनों के लिए पैसे न होने के कारण वह यही खेल खेलती थी। उस समय उसके गांव का कोई भी बच्चा उसे हरा नहीं पाता था। उसे इस बात पर काफी गर्व था। अगर आज सफाई करते समय उसे गलती से खेल का बोर्ड न मिल जाता तो शायद उसे याद भी न रहता। मैंने तो कई साल पहले ही यह खेल खेला था। अरे, गोमोकू क्या है? शतरंज के माहिर झाओ जुन्याओ को यह अजीब नाम सुनकर थोड़ी जिज्ञासा हुई। शिया रुकिंग ने तुरंत उसे नियम समझा दिए। दो खिलाड़ी बारी बारी से मोहरे रखते हैं, चाहे क्षैतिज रूप से, लंबवत रूप से या तिरछे। जो पहले 5 मोहरों को जोड़ लेता है वह जीत जाता है। इतना आसान? झाओ जुन्याओ कुछ हैरान थी। इतना आसान? जिया रुकिंग अवाक रह गई। चलो एक खेल खेलते हैं। ठीक है। झाओ जुन्याओ ने सिर हिलाया। दोनों ने गो बोर्ड से ही खेलना शुरू कर दिया। तुम एक मोहरा रखते हो, मैं एक मोहरा रखता हूँ। शिया रुकिंग ने हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। झाओ जुन्याओ ने जोखिम भरे दांव खेलते हुए हर हमले का जवाब दिया। जल्द ही परिणाम स्पष्ट हो गया। बिल्कुल नहीं, चलो फिर से चलते हैं। जिया रुकिंग बहुत नाराज थी। झाओ जुन्याओ को भी यह काफी दिलचस्प लगा, इसलिए उसने उसके साथ एक और दौर खेला। परिणाम पहले मैच जैसा ही रहा। शिया रुकिंग को कुछ अविश्वास हुआ। महाराज, क्या आपने सचमुच इसे पहले कभी नहीं देखा? नहीं, इसके बारे में कभी सुना है। झाओ जुन्याओ ने अपनी हंसी दबाई, उनका चेहरा गंभीर था। क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोलूंगा? शिया रुकिंग तुरंत पीछे हट गई। ये नौकरानी हिम्मत नहीं करेगी। हालांकि हारने से नाखुश होकर उसने मुंह फुला लिया। झाओ जुन्याओ कुछ हद तक असहाय महसूस कर रही थी और उसके पास उसके साथ खेलना जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने 10 मैच खेले और 10 में जीत हासिल की। शिया रुकिंग ने वास्तव में उन सभी को खो दिया था। मैं अब और नहीं खेलूंगी। आखिरी खेल के बाद उसने अपने मोहरे एक तरफ फेंक दिए और बिल्ली के साथ खेलने चली गई। वो एक वयस्क पुरुष है और वो सम्राट है। वो मन ही मन क्रोधित हुई। क्या वो मुझे एक बार भी जीतने नहीं दे सकता? उफ। एक बार जब उसका गुस्सा भड़क उठता था तो ऐसा लगता था मानो कोई छोटा ब्रह्मांड फट पड़ा हो। उसे फिर से चिढ़ा हुआ देखकर झाओ जुन्याओ ने उसे और चिढ़ाने का फैसला नहीं किया। उसने उसे और दाबाई दोनों को गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए पूछा, ये छोटे मोटे खेल तुमने कहाँ से सीखे? मैं बचपन से अपने गुरु से शतरंज सीख रहा हूँ। भले ही मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा हो लेकिन तुम्हारे समझाने पर मुझे तुरंत समझ आ गया। तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? शिया रुकिंग अब भी नाखुश थी। महाराज, आप मुझे जीतने क्यों नहीं देते? अगर मैं किसी भी चीज में अच्छी नहीं हूँ तो मुझे हीन भावना महसूस होगी। उसने मुंह फुलाते हुए कहा, मानो वह हार को स्वीकार नहीं कर रही हो। झाओ जुन्याओ मुस्कुराया। शतरंज प्रतिस्पर्धा का खेल है। अगर हम एक दूसरे को जीतने ही देते रहेंगे तो बेहतर है कि हम खेले ही नहीं। वह रुका, फिर बोला, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं सिर्फ आपसे हारने के लिए खेल सकता हूँ। कैसा रहेगा? झाओ जुन्याओ उसे शांत करने में इतना मग्न था कि वो पूरी तरह से भूल गया कि वह अभी अभी उसे सबक सिखाने के बारे में सोच रहा था। ली शेनगान थोड़ी दूर पर लकड़ी के खंभे की तरह स्थिर खड़ा था। वो कुछ अवाक था। सम्राट, क्या आप उसे सबक सिखाना कहते हैं? ली शेनगान की अजीब निगाहों को देखते हुए झाओ जुन्याओ ने उस पर तीखी नजर डाली। ली शेनगान ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। सम्राट, ये सेवक मृत्युदंड का पात्र है। इस सेवक ने उसे सबक सिखाने का अर्थ गलत समझा होगा। जी हाँ, यही बात होगी। इसी बीच जिया रुकिंग का मिजाज उदास से खुशनुमा हो गया। महाराज सही कह रहे हैं। ये नौकरानी नखरे दिखा रही थी। झाओ जुन्याओ ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रही हो, जब तक तुम समझती हो। ठीक है, फिर खड़ी हो गई। मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। इतना कहकर उसने जिया रुकिंग की ओर देखा। उसका मतलब स्पष्ट था, मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना चाहता हूँ, तुम इसे संभालो। शिया रुकिंग सम्राट की इच्छा को कैसे नहीं समझ सकती थी। आखिर किसी पुरुष के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है ना? कोई बात नहीं, समझो काम हो गया। खाना बनाने में आसान, ताजगी भरा और स्वादिष्ट था, जिससे झाओ जुन्याओ अंदर से पूरी तरह संतुष्ट हो गया। खाना खाने के बाद संतुष्टि महसूस हो रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? उस रात किसी को नहीं पता था कि झाओ हुआ पवेलियन की बत्तियां आखिरकार कब बुझ गईं। ली शेनगान ने कहा, खैर मुझे नहीं पता। झाओ जुन्याओ और जिया रुकिंग के बीच 3 अवर्णनीय मुठभेड़ें हुई। पहली बार झाओ जुन्याओ ने महसूस किया कि वास्तव में शुरू होने से पहले ही जिया रुकिंग पहले से ही भावनाओं से अभिभूत थी। वो उत्तेजना से कांप रही थी। वह चौंक गया और अधिक आक्रामक होने की हिम्मत नहीं कर पाया। जल्द ही दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ। जिया रुकिंग ने तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही आत्मसमर्पण करने की ठान ली थी। लेकिन झाओ जुन्याओ ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, किंग, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा और एक सम्राट कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटता। शिया रुकिंग को रोने का मन कर रहा था पर आंसू नहीं निकल रहे थे।
हर उतार चढ़ाव, हर लयबद्ध दबाव और खिंचाव के साथ वो समझ नहीं पा रही थी कि यह बेचैनी है या आनंद। जब भी वो उत्तेजित होती, वो उसके कंधे को काट लेती। वो जितना ज्यादा ऐसा करती रही, झाओ जुनियाओं उतना ही ज्यादा उत्तेजित होता गया। तीसरी बार तक आते आते जिया रुकिंग इतनी थक गई थी कि वो बेहोश हो गई। उसे इस हालत में देखकर झाओ जुनियाओं ने आगे बात नहीं की। अगला दिन आराम का दिन था, इसलिए उनमें से कोई भी जल्दी नहीं उठा। हालांकि उनके बिस्तर से उठने से पहले ही झाओहुआ पवेलियन में कुछ अजीबोगरीब घटना घटित हुई। महाराज, हमारा पलंग टेढ़ा क्यों है? जिया रुकिंग ने आंखें खोलकर पूछा। वो उनके कंधे पर लेटी हुई थी। झाओ जुनियाओ, जो अभी भी आधी नींद में थी, ने आंखें सिकोड़कर बेफिक्री से जवाब दिया, तुम बस टेढ़ी लेटी हो। थोड़ी देर और सो जाओ। उसने उसे थपथपाया। हाल ही में अदालत में कोई बड़ी समस्या नहीं आई थी। एक व्यस्त वर्ष के बाद यह उनके लिए सबसे आराम का समय था। मेनू दिखाओ। नोवेल बिन। उपन्यास। एक खाने के शौकीन का महल में पुनर्जन्म हुआ। चैप्टर 95-94 द बेड कोलैप्स्ड। एक खाने के शौकीन का महल में पुनर्जन्म हुआ। चैप्टर 95-94 द बेड कोलैप्स्ड। श्रेया रुकिंग ने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा, लेकिन फिर भी उसे सब कुछ अजीब लगा। सम्राट, मैंने झूठ नहीं बोला था। वो उठते हुए बोली। आधे चेन में ही उसे जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करनी होगी। अगर मैं बिस्तर पर आराम भी करूं, तो भी वापस आने के बाद ही काम जारी रख सकती हूँ, है ना? जब वो ये सोच ही रही थी, तभी उसे एक चरमराहट की आवाज सुनाई दी। बिस्तर थोड़ा सा हिला और झाओ जुनियाओं ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। इस बार जिया रुकिंग ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बिस्तर से उठते हुए उसने कहा, ये बिस्तर थोड़ा हिल रहा है। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, उसे अचानक हल्कापन महसूस हुआ और फिर उसे पीछे से तेजी से उठा लिया गया। जब तक उसे होश आया, जिया रुकिंग उससे कई फीट दूर जा चुकी थी। फिर तेज चरमराहट और कराहट के साथ बिस्तर हिल गया और गिर पड़ा। जेड और जियाओ जीजी ने शोर सुना और पीले पड़े चेहरों के साथ अंदर भागे। सम्राट, आदरणीय महिला, क्या आप ठीक हैं? श्रेया रुकिंग इतनी भयभीत थी कि वो बोल नहीं पा रही थी। उसका मुंह खुला रह गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। झाओ जुनियाओं की अभिव्यक्ति भी गंभीर थी। प्राचीन काल के सीढ़ीनुमा पलंग काफी बड़े होते थे, मानो एक कमरे के अंदर छोटा घर हो। जब महिलाओं की शादी होती थी, तो उनके दहेज में अक्सर एक ऐसा पलंग शामिल होता था जो जीवन भर चलता था। यहाँ तक कि साधारण पलंगों से भी इतनी ही लंबी अवधि तक चलने की उम्मीद की जाती थी। महल में पलंग उत्तम देवदार की लकड़ी से बने होते थे। भला कौन कल्पना कर सकता था कि उनमें से कोई एक टूट जाएगा? लेकिन यह वास्तव में ढह गया था। अगर सम्राट ने तुरंत कार्रवाई न की होती, तो शायद अब तक मैं चूर चूर हो चुकी होती। जिया रुकिंग ने भयभीत होकर सोचा, क्या हो रहा है? वो हकलाते हुए बोली। झाओ जुनियाओं ने भौहें चढ़ा दी। ली शेंगान, हिजड़ा ली इतना डर गया कि उसकी पैंट गीली होने ही वाली थी। हे भगवान, मैंने आपको इतनी सारी अगरबत्ती चढ़ाई थी, तो फिर मेरे साथ ऐसा दुर्लभ और विचित्र दुर्भाग्य कैसे हो सकता है? बिस्तर का गिर जाना, ऐसा तो मैंने इन सालों में कभी सुना ही नहीं था। आंतरिक मामलों के मंत्रालय जाओ और एक कारीगर को बुलाओ। झाओ जुनियाओं ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ आदेश दिया। चूंकि आज उनकी सभा नहीं थी, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से जांच करने का निश्चय किया था। अगर यह महज एक संयोग होता तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं। झाओ जुनियाओं ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह आमतौर पर छोटी मोटी कहासुनी को नजरअंदाज कर देता था, लेकिन अगर कोई हत्या करने की हिम्मत करता है और मैं उसे पकड़ लेता हूँ, तो उसे आसानी से बख्शा नहीं जाएगा। ली शेनगान ने तुरंत किसी को भेजा। सम्राट के बुलावे पर भला कौन देरी करने की हिम्मत करेगा? महल में संरचनात्मक मामलों के लिए जिम्मेदार आंतरिक मामलों के मंत्रालय का एक अधिकारी, झोंकवान नाम का एक व्यक्ति, तुरंत आ गया। झाओ जुनियाओं ने अभिवादन को दरकिनार करते हुए बस इतना कहा, जाओ इस पलंग को देखो और पता लगाओ कि इसमें क्या खराबी है। हालांकि झोंकवान एक हिजड़ा था और उसके लिए राजमहल की महारानी के कक्ष में प्रवेश करना कुछ हद तक अनुचित था, लेकिन आखिर वह सिर्फ एक हिजड़ा ही तो था। इसके अलावा सम्राट भी उपस्थित थे, भला कौन टिप्पणी करने की हिम्मत करता? झोंकवान ने आदेश स्वीकार किया और आदरपूर्वक अंदर चले गए। बिस्तर पहले ही हटा दिया गया था, जिससे नीचे टूटी फूटी लकड़ी दिखाई दे रही थी। झोंकवान आगे बढ़े। उन्होंने पहले लकड़ी के टूटे हुए हिस्से का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। फिर एक छोटी आरी का उपयोग करके उन्होंने तुलना के लिए फ्रेम के एक साबुत हिस्से से एक छोटा टुकड़ा काट लिया और उसके बाद बोले, महाराज, ये पलंग पोलोनिया की लकड़ी से बना है। पोलोनिया की लकड़ी खोखली और बेहद कमजोर होती है। इसे पलंग बनाने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। श्रेया रुकिंग का चेहरा और भी पीला पड़ गया और उसके माथे पर पसीना आ गया। पोलोनिया की लकड़ी? क्या आपने कहा कि यह पलंग पोलोनिया की लकड़ी से बना है? पोलोनिया की लकड़ी बीच से खोखली होती है। ये 10 साल भी नहीं टिकेगी, जीवन भर तो दूर की बात है। झाओ जुनियाओं की आंखें सिकुड़ गईं। हालांकि वह सम्राट थे, लेकिन वह उस तरह के अनभिज्ञ शासक नहीं थे जो पूछते, वे मांस का दलिया क्यों नहीं खाते। फिर भी वो कुछ सामान्य प्रकार की लकड़ियों को पहचान सकते थे। महल के सभी पलंग देवदार की लकड़ी से बने हैं। ये पलंग पोलोनिया की लकड़ी से क्यों बना है? झोंकवान पसीने से तरबतर हो गया। सम्राट, हालांकि यह सेवक महल में सभी निर्माण कार्यों का प्रबंधन करता है, खरीदारी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो वो वास्तव में इस बारे में कुछ नहीं जानता था। झाओ जुनियाओं ने एक पल सोचा, फिर आदेश दिया, हाय दाशेक को बुलाओ। हाय दाशेक आंतरिक मामलों के मंत्रालय के मुख्य प्रबंधक थे। खरीद निर्माण मंत्रालय के सभी मामले उनके अधिकार क्षेत्र में आते थे। देखते हैं कि हाय दाशेक भी अनभिज्ञता जताते हैं या नहीं। जब झोंकवान ने अपने वरिष्ठ अधिकारी के आने की खबर सुनी, तो उसने आखिरकार राहत की सांस ली। भले ही कुछ नियमों का उल्लंघन हुआ हो, मैं तो बस अपने वरिष्ठों के आदेशों का पालन कर रहा था। चिंतित? भला मैं चिंतित क्यों न होता? अगर गहन जांच हुई, तो गृह मंत्रालय में कौन सच में बेदाग है? कुछ ही देर में हाय दाशेक भी वहां पहुंच गया। उसने एक नजर में ही स्थिति को समझ लिया। टूटी हुई पोलोनिया की लकड़ी को देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसने मन ही मन अपनी बदकिस्मती को कोसा। उसके घुटने कांपने लगे और वह घुटनों के बल बैठ गया। महाराज, मुझे क्षमा करें। हाय दाशेक को सारी बात पता थी। ऐसी बातें दूसरों से तो छिपाई जा सकती थी, लेकिन उससे नहीं। इस बार सम्राट को चाहे कोई नुकसान हुआ हो या नहीं, मेरी काली जालीदार टोपी तो निश्चित रूप से खो जाएगी। बोलो, झाओ जुनियाओं ने कहा। उसकी आंखें अभी भी सिकुड़ी हुई थी। हाय दाशेक पीड़ा से तड़प रहा था, लेकिन उसे सच बोलना ही था, अन्यथा शायद वह अपनी जान भी न बचा पाता। महाराज, यह महारानी का विचार था। हाय दाशेक ने न तो इससे इनकार किया और न ही दोष दूसरों पर डालने की कोशिश की। उन्होंने केवल सच कहा। असल में सम्राट को प्रसन्न करने और धन की बचत करके खातों को साफ सुथरा दिखाने के लिए महारानी ने इन सभी कनिष्ठ रानियों के पलंगों को पोलोनिया की लकड़ी से बदलवा दिया था। तर्क ये था कि वे अंततः केवल सम्मानित देवियां और देवियां ही थीं। भले ही उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त होता, उन्हें केवल महाराज का ध्यान पाने के लिए झाओचेन महल में बुलाया जाता। उनमें से कौन इतनी महत्वपूर्ण हो सकती थी कि सम्राट को अपने कमरे में ठहरा सके? पोलोनिया की लकड़ी का पलंग एक व्यक्ति के सोने के लिए बिल्कुल पर्याप्त होता। बेशक इसका मुख्य कारण ये था कि पोलोनिया की लकड़ी देवदार की लकड़ी से कहीं अधिक सस्ती थी। हाय दाशेक ने अपनी सारी जानकारी देते हुए कहा, महाराज, उस समय इस सेवक ने असहमति जताई थी, लेकिन महारानी ने जिद की और इस सेवक के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था।
इसके अलावा ये सभी छोटी रानियां हल्की और नाजुक हैं। एक अच्छी तरह से बना हुआ पोलोनिया का पलंग उनके लिए काफी मजबूत होगा। जब हाय दाशेक बोल रहा था तो उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में मैं पूरी तरह से समझता हूँ का भाव झलक रहा था। झाओ जुनयाओ गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उस नजर का क्या मतलब है? वह दहाड़ते हुए बोला, मानो कह रहा हो ये पलंग अपने आप टूट गया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि मैंने जोर जोर से हरकत की और इसे हिलाकर तोड़ दिया। फिर भी वह इसे खुलकर नहीं कह सका। ऐसा करना अपराध स्वीकार करने के समान होता। झाओ जुन्याओ ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। जाओ और महारानी को बुलाओ। जियाओ फांग हॉल में महारानी रेशम की अनुष्ठान के लिए सामग्री तैयार कर रही थी। सम्राट द्वारा बुलाए जाने की खबर सुनकर उन्होंने तुरंत अपना काम एक तरफ रख दिया और वहां पहुंच गईं। झाओ हुआ मंडप पहुंचते ही महारानी ने अंदर प्रवेश किया और तुरंत ही फर्श पर फैली अव्यवस्था देखी। और सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल था। महारानी ने तुरंत अपनी मुस्कान दबा ली और सम्मान व्यक्त करने के लिए सावधानीपूर्वक आगे बढ़ी। प्रणाम महाराज। झाओ जुन्याओ ने व्यंग्य भरे लहजे में पूछा, महारानी क्या यह आपका विचार था? महारानी ने चारों ओर नजर घुमाई। उन्हें अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया था। आपका सेवक ये नहीं समझ पा रहा है कि महाराज किस ओर इशारा कर रही हैं। झाओ जुन्याओ ने ठंडी हंसी हंसते हुए लकड़ी का एक टूटा हुआ टुकड़ा उठाया और महारानी के पैरों पर फेंक दिया। क्या तुम्हें कुछ पता नहीं? महारानी तुम्हारी दृष्टता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सामग्री में कंजूसी कर रही हो। मुझे इस राष्ट्र के सम्राट को एक महिला के बिस्तर पर कंजूसी करनी पड़ रही है। अगर यह बात फैल गई तो मेरी इज्जत कैसे बचेगी? क्या मैं सम्राट कुछ अच्छे बिस्तर खरीदने में असमर्थ हूँ? इस तरह के राज ज्यादा देर तक छिपे नहीं रहते। महारानी जानती थी, आंतरिक मामलों के मंत्रालय का मुख्य अधिकारी जानता था और पलंग बनाने वाले बड़ाई भी जानते थे। ये बात सामने आनी ही थी। शाही परिवार के ऐसे घोटालों को कभी दबाया नहीं जा सकता। वास्तव में जैसे जैसे वे फैलेंगे वे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।